हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आपकी पढ़ाई भी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। चलिए नाउ लेट्स बिगिन विद द रिवीजन ऑफ अनदर चैप्टर फ्रॉम केस स्टडी डाइजेस्ट विच इज चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 का नाम है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। अभी ये चैप्टर की सबसे खास बात क्या है, तो ये चैप्टर में से केस स्टडी डाइजेस्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है। 20 क्वेश्चंस आर पर्टेनिंग टू दिस चैप्टर। अब ये 20 क्वेश्चंस में से भी पहले जो 5 क्वेश्चंस है दोज आर केस स्टडीज, उसके बाद बाकी के 5 क्वेश्चंस है दोज आर केस सिनेरियोज, और लास्ट में जो हम 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं दोज ऑल आर स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चंस। चलिए तो एक एक करके हम ये सारे 20 क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू चैप्टर नंबर 7 को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दैट इज केस स्टडी नंबर 2। सबसे पहला क्वेश्चन है केस स्टडी नंबर 2। इट इज ऑन बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। किस पर है ये? बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल पे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। भल्ला एंड सिंह एलएलपी बीएस लिमिटेड इज एन अकाउंटिंग फर्म। अभी ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या दिया है कि ये जो बीएस एलएलपी है दिस इज एन अकाउंटिंग फर्म एंड इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ अकाउंटेंसी, अश्योरेंस, टैक्स कंसल्टेंसी एंड बिजनेस एडवाइजरी। यानी एक अकाउंटिंग फर्म है और ये एडवाइजरी सर्विसेज देती है। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ काम का नहीं है। लेट्स रीड द सेकंड पैराग्राफ। एज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस एनालिसिस एट बीएस एलएलपी, पार्टनर्स ऑफ ईच सर्विस डोमेन collectively meet with the top officer on monthly basis। ये लोग अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए मंथली बेसिस पे मिलते हैं। Following performance related data was considered in one of the recent conducted meeting। One of the meeting में हमें जो डेटा दिया है वो लोग ने कंसिडर किया था। Let's read वो लोग ने क्या डेटा दिया है। वो लोग ने हमें 4 सेगमेंट्स या फिर 4 सेक्टर्स, 4 सर्विसेज का डेटा दिया है। अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्स कंसल्टेंसी और बिजनेस एडवाइजरी। ये 4 सर्विसेज ये बीएसएलएलपी प्रोवाइड करता है और उसका डेटा हमें यहाँ पे दिया है। सबसे पहला हमें दिया है रेवेन्यू इन करोर्स। चारों सर्विसेज का हमें रेवेन्यू दिया है। दूसरा ग्रोथ इन रेवेन्यू ओवर द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर में अगर हमारा रेवेन्यू 100 करोड़ था, ये साल में हमारा रेवेन्यू 102 करोड़ है, दैट इज 2% का ग्रोथ हुआ है, तो हमें ग्रोथ रेट दिया है। उसके बाद हमें दिया है नेट प्रॉफिट रेशियो, हमने कितना प्रॉफिट किया है उसका परसेंट दिया है। और लास्ट में हमें दिया है रेवेन्यू इन करोर्स ऑफ अकाउंटिंग इंडस्ट्री एज अ होल। ओवरऑल अकाउंटिंग इंडस्ट्री का कितना रेवेन्यू है उसका भी हमें यहाँ पे डेटा दिया है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा रेवेन्यू कितना है वर्सेस इंडस्ट्री का रेवेन्यू कितना है, तो हमारा मार्केट शेयर कितना है वो हम ये फिगर्स में से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया फाइनेंशियल डेटा। उसके बाद हमें क्या दिया है, लेट्स रीड। रेम्यूनरेशन स्ट्रक्चर एट बीएस एलएलपी इज एज फॉलोज। पार्टनर्स आर गेटिंग फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट अपार्ट फ्रॉम शेयर इन प्रॉफिट। तो यहाँ पे पार्टनर्स को क्या मिलता है, उन्हें एक फिक्स्ड पेमेंट मिलता है सैलरी के तौर पे, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर गेटिंग शेयर इन प्रॉफिट। नॉन पार्टनर्स आर गेटिंग फिक्स्ड सैलरी अपार्ट फ्रॉम वेरिएबल पे डिपेंडिंग अपॉन रेटिंग फ्रॉम देयर इमीडिएट बॉस एंड पीयर। पार्टनर्स को यहाँ पे एक फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्चुअल पे है अलॉन्ग विद शेयर इन प्रॉफिट। नॉन पार्टनर लेवल के जो भी एम्प्लॉइज है उन्हें क्या मिलता है, दे आर गेटिंग अ फिक्स्ड सैलरी। उसके साथ साथ उन्हें वेरिएबल पेमेंट भी मिलता है, बट वेरिएबल पेमेंट इज बेस्ड ऑन रेटिंग। किसका रेटिंग? रेटिंग गिवन बाय देयर बॉस एज वेल एज पीयर्स। ठीक है, चलिए लेट्स रीड अहेड। क्लाइंट रिलेशन ऑफिसर हु इज वर्किंग पैरेलली विद द मार्केटिंग टीम फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड इन मंथली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। जो क्लाइंट रिलेशनशिप ऑफिसर है वो पहली बार उसने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया टू मेजर दी परफॉर्मेंस या फिर टू इवैल्यूएट दी परफॉर्मेंस। वो क्या बोलता है पार्टिसिपेट करके? एंड प्रेजेंटेड फॉलोइंग डेटा विच कंटेन्स रेटिंग फ्रॉम क्लाइंट्स ऑफ बीएसएलएलपी। It is decided that these ratings will be added in performance matrix। आज तक वो लोग सिर्फ फाइनेंशियल बेसिस पे परफॉर्मेंस मेजर करते थे, अभी वो लोग ने सोचा कि ये जो कस्टमर रेटिंग का जो है एक इंडिकेटर, इसे भी हम हमारे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन या फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट में इंक्लूड करेंगे। क्या क्लाइंट रेटिंग मिला है हमें? तो कस्टमर रेटिंग जो हमें मिला है अकाउंटिंग के लिए इट इज 3.6, ऑडिट के लिए इट इज 3.2, टैक्स कंसल्टेंसी के लिए इट इज 3.1 एंड बिजनेस एडवाइजरी के लिए इट इज 4.5। लेट अस अज्यूम ये 5 में से है, 5 में से हमें इतना रेटिंग मिला है कस्टमर। अभी हमें पूछा क्या है, लेट्स रीड। यू आर न्यूली अपॉइंटेड कंसल्टेंट विद एक्सपीरियंस इन नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेक्निक्स। क्वेश्चन में हमें दे दिया कि हमें नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेट्रिक के हिसाब से कुछ तो एनालिसिस करना है। कौन से नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स? तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल हो गया, परफॉर्मेंस पिरामिड हो गया, परफॉर्मेंस प्रिज्म हो गया, या फिर बैलेंस स्कोर कार्ड हो गया। अगर सोशल या एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ बताना हो तो ट्रिपल बॉटम लाइन हो गया। तो ये सारे क्या है, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो उसमें से कुछ तो हमें यहाँ पे यूज करना है, वो इतना हमें पता चल गया। लेट्स रीड अहेड। ड्यूरिंग डिस्कशन एट द लंच टेबल, मैनेजिंग पार्टनर मिस्टर सिंह एक्सप्लेन्स द अबाउ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस एनालिसिस टू यू।
you quoted about your past experience of implementing non-financial performance measure techniques like prism, balance scorecard, block. हमने यहाँ बताया कि ये सारे मॉडल्स हमने प्रीवियसली अप्लाई किए, ठीक है, ये कुछ काम का नहीं है. हेंस उसने हमें क्या बोला, मिस्टर सिंह आस्क्स अस. अभी उसने क्या पूछा है, लेट अस रीड एक. सबसे पहला, लिस्ट द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम. यानी कोई भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम के कौन से एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से स्टेप्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं, वो हमें बताओ. दूसरा, डिस्क्राइब बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट. यानी उसने हमें बता दिया कि भाई बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल हमें पहले समझाओ कि क्या है. तीसरा, इवैल्यूएट बीएस एलएलपीज एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, सॉरी एक ही मिनट, हाँ कहां गया, यहां आ गया. इवैल्यूएट बीएस एलएलपीज existing performance measurement system from the perspective of 3 essential aspects of building block model. building block model में कुछ 3 essential aspects थे, उसके बेसिस पे उनका जो करंट परफॉर्मेंस है उसे इवैल्यूएट करो. और फोर्थ हमें क्या पूछा है, एडवाइज मेन इंप्रूवमेंट्स दैट इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल अप्रोच कैन ब्रिंग टू बीएस एलएलपी. यानी अगर आप बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल अभी अप्लाई करते हो तो ऐसे कौन से मेजर इंप्रूवमेंट्स है जो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं. तो 4 चीजें पूछिए. सबसे पहला, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम, यानी ऐसे कौन से स्टेप्स है जिसके बेसिस पर हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं. दूसरा, हमें बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल समझाना है. तीसरा, उनके एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के साथ कंपेयर करना है. और फोर्थ, हमें कुछ इंप्रूवमेंट्स उन्हें सजेस्ट करने हैं अगर वो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल अप्रोच अप्लाई करते हैं. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन अच्छे से समझा. चलिए नाउ लेट्स रीड द सॉल्यूशन. सबसे पहला क्या था, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम. Performance measurement system is considered as a key aspect of management accounting and must contain following components. कौन से component है? सबसे पहला, establishing functional and divisional organization structure along with determining the level of decentralization. यानी हमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करना है कि भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फंक्शनल है, डिविजनल है, कि भाई मैट्रिक्स फॉर्म है, क्या है ये हमें सबसे पहले डिसाइड करना है. यानी सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करना है. उसके बाद establish responsibility centers and identify person responsible for that each center. दूसरा हमें क्या करना है, हमें responsibility centers identify करने. कौन से responsibility centers थे, हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में देखा था. कौन से थे, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, ये सारे क्या थे, ये सारे responsibility centers है. तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करो, उसके बाद responsibility center एस्टैब्लिश करो. उसके बाद हमें क्या करना है, establish a system to identify KPIs, that is key performance indicator, against the performance will be measured and establishing the yardstick. यानी अभी एक प्रॉपर सिस्टम, एक मॉडल, एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करो, डिटरमाइन करो कि हमें क्या यूज करना है. क्या हमें परफॉर्मेंस पिरामिड यूज करना है, हमें बैलेंस स्कोर कार्ड यूज करना है, हमें बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल यूज करना है. तो तीसरा स्टेप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एस्टैब्लिश करो, उसके बाद एक सिस्टम एस्टैब्लिश करो, उसके केपीआईज आइडेंटिफाई करो, उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस है उसे वो केपीआईज के साथ मेजर करो. एंड लास्ट स्टेप, रिव्यू सिस्टम इन ऑर्डर टू कंपेयर एक्चुअल अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड टेक करेक्टिव एक्शंस. अभी आप वो मॉडल जब एस्टैब्लिश करते हो तो एस्टैब्लिश करने के बाद एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करो, कुछ वेरिएंसेस आते हैं, कुछ डिफरेंसेस आते हैं, तो उसके लिए फिर आप करेक्टिव एक्शंस लो. तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम. आई होप इट इज क्लियर. दूसरा में यहाँ पे क्या पूछा है, दूसरा हमें कहा है कि भाई बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल क्या है उसे समझाओ. तो अभी बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में यहां से रीड नहीं करता हूं, मैं आपको मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स में लेके जाता हूं. आप मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स में से हम पूरा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं. उसके बाद आप एक बार ये जो थियरी वो लोग ने यहाँ पे दिया है ना, वो थियरी एक बार आप रीड कर लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. चलिए, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल क्या था. तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में 3 एट्रीब्यूट्स थे, 3 सेगमेंट्स थे, 3 डिविजन्स थे, 3 फंक्शंस थे. हम बोल सकते बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इज डिवाइडेड इनटू 3 थिंग्स. कौन से 3 थिंग्स, सबसे पहला है स्टैंडर्ड्स, फिर है डिमेंशंस, फिर है रिवॉर्ड्स. डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस आर नथिंग बट गोल्स ऑफ द कंपनी. कंपनी को इन चीजों पे फोकस करना है इन ऑर्डर टू गेन कंपिटिटिव एडवांटेज, इन ऑर्डर टू एक्सेल इन देयर बिजनेस. अगर ये 6 चीजों पे कंपनी फोकस करती है तो कंपिटिटिव एडवांटेज गेन कर पाएगी. कौन से 6 चीज है, तो ये 6 चीज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है रिजल्ट्स और दूसरा है डिटर्मिनेंट्स. कंपनी शुड फोकस ऑन डिटर्मिनेंट्स इन ऑर्डर टू अचीव द रिजल्ट्स. कंपनी शुड फोकस ऑन डिटर्मिनेंट्स इन ऑर्डर टू अचीव द रिजल्ट्स. कौन से रिजल्ट्स चाहिए हमें, तो हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है
और हमें कंपिटिटिव परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करना है। तो ये दो रिजल्ट्स है, हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा करना है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी चाहिए, और दूसरा कंपिटिटिव परफॉर्मेंस यानी कंपटीशन के साथ भी हमें एक अच्छी पोजीशन चाहिए, कंपटीशन के ऊपर हमें एक अच्छी पोजीशन चाहिए। तो ये दो रिजल्ट्स है। अभी ये दो रिजल्ट्स पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें डिटर्मिनेंट्स पे काम करना है। कौन से डिटर्मिनेंट्स है, तो 4 डिटर्मिनेंट्स है, Q F I R, Q, फिर Q, ये आपका व्हाट वी कॉल निमोनिक्स था या फिर शॉर्टकट मेथड था। अभी ये क्या है फिर Q, तो सबसे पहला है क्वालिटी, यू नीड टू वर्क ऑन योर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। तीसरा है इनोवेशन, यू नीड टू ब्रिंग इन न्यू इनोवेटिव थिंग्स। और चौथा है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी रिसोर्सेज जो आपके पास है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। तो ये सारे क्या हो गए, डायमेंशंस हो गए। डायमेंशंस यानी गोल्स ऑफ द कंपनी, कंपनी को इन चीजों पे काम करना है टू अचीव कंपिटिटिव एडवांटेज। इन चीजों पे काम करने के को भी फर्दर डिवाइड किया है दो चीजों में, एक है रिजल्ट्स, दूसरा है डायमेंशंस। रिजल्ट्स कौन से, हमें एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, हमें कंपिटिटिव परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, ये दो हमारे रिजल्ट्स है। ये रिजल्ट्स पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिटर्मिनेंट्स पर काम करना पड़ेगा। कौन से डिटर्मिनेंट्स है, तो 4 डिटर्मिनेंट्स है, एक है क्वालिटी, दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा है इनोवेशन, चौथा है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये हो गया डायमेंशंस। अभी हमने डायमेंशंस अचीव किया है कि नहीं, उससे अगर हमें मेजर करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। तो दूसरा जो पार्ट है फिट्जगेराल्ड एंड मून मॉडल या फिर बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का, वो कौन सा है, दैट इज स्टैंडर्ड्स। हमें स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे तभी हम डिमेंशंस को मेजर कर पाएंगे। तो स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, तो हम कभी भी कोई स्टैंडर्ड सेट करते हैं, हम कभी भी कोई केपीआई सेट करते हैं, हम कभी भी कोई यार्डस्टिक सेट करते हैं, तो इट शुड हैव दिस 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर 3 फीचर्स। कौन से, इक्विटी, अचीवेबिलिटी एंड ओनरशिप, AEO, इक्विटी, अचीवेबिलिटी एंड ओनरशिप। इक्विटी यानी इट शुड बी इक्वली चैलेंजिंग फॉर एवरीवन। अचीवेबल यानी इट शुड बी अचीवेबल, भाई वो अचीव कर पाएगा तभी तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा और तभी हम परफॉर्मेंस प्रॉपर्ली मेजर कर पाएंगे। तो इट शुड बी इक्विटी, दैट इज इक्वली चैलेंजिंग फॉर एवरीवन, इट शुड बी अचीवेबल। एंड तीसरा ओनरशिप, यानी द पर्सन हुम यू आर गिविंग दैट टास्क या फिर पर्सन जिसके लिए आप स्टैंडर्ड बना रहे हो उसको ओनरशिप दो, यानी ही शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट, ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो कैसा होना चाहिए, इक्विटी, अचीवेबल, ओनरशिप। अभी अगर आप स्टैंडर्ड सेट करते हो, आपका बंदा डायमेंशंस यानी गोल्स अचीव कर लेता है, तो उसे मोटिवेट भी तो करना पड़ेगा, उसे रिवॉर्ड भी तो देना पड़ेगा। तो आप जो रिवॉर्ड्स देते हो, और रिवॉर्ड्स कैसे होने चाहिए, इट शुड बी मोटिवेटिंग। दूसरा, इट शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड, भाई क्लियरली बता दो कि अगर आपने इतना अचीव किया तो ये रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसे अचीव किया तो ये रिवॉर्ड मिलेगा। एंड तीसरा है कंट्रोलेबिलिटी, यानी वो जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो उसके कंट्रोल में होना चाहिए। ही शुड बी एबल टू कंट्रोल हिज टास्क, ही शुड बी एबल टू कंट्रोल हिज परफॉर्मेंस, जिसके बेसिस पे उसे रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आई होप आपको ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल या फिर फिट्जगेराल्ड एंड मून मॉडल क्या है वो अच्छे से समझ में आ गया। आप एक बार अगर यहाँ पे पढ़ लेते हो तो आपको अच्छे से, वो लोग ने वही दिया है यहाँ पे। सबसे पहले क्या, डायमेंशंस, डायमेंशन इज डिवाइडेड इनटू रिजल्ट्स एंड डिटर्मिनेंट्स। रिजल्ट कौन से, कंपिटिटिव एंड फाइनेंशियल। डिटर्मिनेंट्स कौन से, फिर Q, FIR एंड Q मतलब क्वालिटी, F मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, R मतलब रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड I मतलब इनोवेशन। अब ये डायमेंशंस अचीव करने के लिए स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, ओनरशिप, अचीवेबल एंड इक्विटी या फिर फेयरनेस। अभी ये स्टैंडर्ड जब आप सेट करते हो, आपके जो बंदे हैं एम्प्लॉइज है वो अचीव कर लेते हैं, तो उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेट करने के लिए क्या देना पड़ेगा, रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे। रिवॉर्ड्स कैसे होने चाहिए, इट शुड बी क्लियर, क्लैरिटी। दूसरा कंट्रोलेबल, वो एम्प्लॉय के कंट्रोल में होना चाहिए। एंड तीसरा, इट शुड बी मोटिवेटिंग। तो आई होप आपको बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तीसरा में क्या बोला है कि आपका जो एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस है उसे ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के साथ कंपेयर करके हमें बताओ कि ये कंपनी का एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस कैसा है। तो लेट्स रीड, द एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ BS लिमिटेड डज नॉट फोकस अपॉन डिटर्मिनेंट स्पेसिफाइड इन बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। इनका जो करंट सिस्टम है वो आज के जो हमने डिटर्मिनेंट्स मेजर किए, फिर Q, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी। मैं बार बार क्यों चीजें रिपीट कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। मैं बार बार चीजें बोल रहा हूं, लाइक सर पागल हो गए हो क्या, कितनी बार आप बोल रहे हो। मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि भाई बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल क्या है। एग्जाम में अगर आता है तो आप हेडर्स में मिस्टेक नहीं करने चाहो। एग्जामिनर ने एक बार हेडर्स देख लिया ना, देन विल बी श्योर कि नहीं भाई बंदे को मॉडल पता है, फिर अंदर आपने कुछ भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस लिखा है तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उनका जो एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस है वो डिटर्मिनेंट्स पे फोकस नहीं करता है। Prima facie it is apparent from the performance metrics used by the partners in their monthly meeting। ये हमें कैसे पता चला, उनके मंथली मीटिंग में जो डेटा दिया था ना हमने रेवेन्यू का, उससे हमें पता चला। कैसे, लेट्स रीड,
that performance is evaluated based on financial performance only. Let's evaluate existing performance system further. ऊपर जो हमें डेटा दिया था वो सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का था, हेंस ये लोग सिर्फ फाइनेंशियल चीजों पे फोकस करते हैं, नॉन फाइनेंशियल चीजों पे ये लोग फोकस नहीं करते, वो हमें पता चला. लेट्स रीड अहेड. Dimensions. The existing performance measurement system of BSLLP is allowing to consider result in reference to financial performance. It measures net profit margin, increase in revenue over the previous year. यानी जो हमें रिजल्ट चाहिए था, रिजल्ट्स में दो था, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कंपिटिटिव परफॉर्मेंस या फिर कंपेरेटिव परफॉर्मेंस. तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो मेजर करता है, नेट प्रॉफिट मेजर करता है, रेवेन्यू का ग्रोथ कितना हुआ प्रीवियस ईयर से वो मेजर करता है. तो वो हमें पता चला कि भाई ये फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से कंसिडर कर रहा है. कंपिटिटिव परफॉर्मेंस ये क्या कंसिडर करता है, तो रेवेन्यू ऑफ BSLLP कैन बी कंपेयर्ड विद द इंडस्ट्री रेवेन्यू टू कैलकुलेट मार्केट शेयर. यानी कंपिटिटिव वाइज अगर इन्हें एनालाइज करना हो, कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए लोगों के पास एक ही इंडिकेटर है, दैट इज ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना है वर्सेस हमारा ग्रोथ कितना है, सॉरी ओवरऑल इंडस्ट्री का रेवेन्यू कितना है वर्सेस हमारा रेवेन्यू कितना है. तो इससे वो लोग मार्केट शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्यादा कुछ ये लोग competitive performance पे एनालाइज नहीं करते. The metric used by existing performance measurement system does not contain any major information from the performance level of determinant that can be measured. But recently, BSLLP's customer rating is used, which can be taken as KPI for quality of service. पहले तो वो लोग कुछ भी डिटर्मिनेंट या फिर डायमेंशंस पे फोकस नहीं करते थे, लेकिन अभी अभी ये मन से वो लोग कस्टमर रेटिंग पे फोकस कर रहे हैं. हेंस क्वालिटी ऑफ सर्विस एक है कि जिस पर ये लोग अभी फोकस करना स्टार्ट किया है, क्योंकि कस्टमर रेटिंग इज इक्विवेलेंट टू क्वालिटी ऑफ सर्विस. कस्टमर का रेटिंग खराब हुआ मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छा नहीं है. तो एक जो डिटर्मिनेंट था दैट इज क्वालिटी, उसको वो लोग ने अभी अभी कंसिडर करना स्टार्ट किया है. बाकी कोई भी डायमेंशंस को ये लोग करंटली फोकस नहीं करते. स्टैंडर्ड्स. Presently, it seems that BSLLP is measuring segment-wise performance against performance of the industry based upon revenue, apart from measuring net profit and growth. तो इन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो दे आर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल मेजर्स, यानी कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू कितना है वर्सेस इंडस्ट्री का रेवेन्यू कितना है, ये दो चीज को ये लोग अभी कंपेयर कर रहे हैं. वर्सेस ये लोग नेट प्रॉफिट भी देखते हैं और उनका ग्रोथ भी देखते हैं. तो इतने सिर्फ स्टैंडर्ड्स है और कोई इनके एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड्स अभी तक कुछ सेट नहीं किया. ओनरशिप. Since the organization structure is not clearly defined in this case above, hence ownership from each dimension stated above cannot be answered. यानी हम ओनरशिप के बारे में कुछ भी बता नहीं सकते. क्यों? क्योंकि वो लोग ने हमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही नहीं दिया है, हमें पता ही नहीं है कि इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है. तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कैसे स्टैब्लिश करेंगे कि किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ओनरशिप किसका कितना है, वो हम स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे. हेंस यहाँ पे डेटा इनएडिक्वेट है टू कमेंट ऑन ओनरशिप. अचीवेबिलिटी एंड इक्विटी या फिर अचीवेबिलिटी एंड फेयरनेस, उस पर हमें क्या दिया है, इन ऑर्डर टू इंश्योर अचीवेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश्ड एंड फेयरनेस ऑफ द सेम, प्रेजेंटली इट सीम्स दैट BSLLP इज मेजरिंग सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस अगेंस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री, whereas net profit growth against standard established internally. अचीवेबल है ये उनके स्टैंडर्ड्स, इक्वली चैलेंजिंग है, उस पर भी हम ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हमें जो डेटा दिया वो सिर्फ नेट प्रॉफिट का है, ग्रोथ का है और इंडस्ट्री रेवेन्यू वर्सेस हमारे रेवेन्यू का है. हेंस इस पर भी हम ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते. उनका रिवॉर्ड सिस्टम कैसा है करंटली, तो हमने देखा था पार्टनर्स को सैलरी क्या था और नॉन पार्टनर्स को क्या था, तो उस पर हम कमेंट करते हैं. ऑल्दो नॉन पार्टनर्स एट BSLLP आर गेटिंग वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ देयर रेम्यूनरेशन एज रिवॉर्ड बेस्ड ऑन रेटिंग बाय देयर इमीडिएट बॉस एंड पीयर. यानी इनको वेरिएबल रेवेन्यू तो मिल रहा है, लेकिन criteria for rating are not clearly defined and weight is also not mentioned for rating of the boss and peer. वो लोग ने क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में कि कितने रेटिंग को कितना देंगे या फिर बॉस के रेटिंग को कितना वेट देंगे और पीयर के रेटिंग को कितना वेट देंगे. अगर ये क्राइटेरिया उनके हाथ में नहीं है, इट इज नॉट रैशनल, देन द स्टाफ विल बी डिमोटिवेटेड. नॉन पार्टनर्स को आप रेटिंग के बेसिस पे व्हाट वी कॉल बोनस देते हो, रिवॉर्ड देते हो, लेकिन रेटिंग का वेट ही नहीं दिया है कि बॉस कौन से बेसिस पे रेट करेगा और वो रेट्स का कितना वेट होगा. अगर ये नॉन पार्टनर के हाथ में नहीं है या फिर इट इज नॉट रैशनल, कोई इलॉजिकल है, तो फिर वो डिमोटिवेटेड फील करेगा और वो अच्छे से काम नहीं करेगा. ये उनका करंट सिस्टम है. फिर whereas partners are getting fixed remuneration apart from share in profit earned. पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, उन्हें फिक्स्ड रेम्यूनरेशन मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम शेयर इन प्रॉफिट अर्न्ड. हेंस इन द गिवन केस इट इज नॉट क्लियर वेदर प्रॉफिट ऑफ रिस्पेक्टिव डिवीजन और एंटिटी एज अ होल. ये पैराग्राफ में क्या दिया है कि वो लोग ने क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि प्रॉफिट पूरे कंपनी का कि हर एक डिवीजन का किसके बेसिस पे हम पार्टनर्स को रिवॉर्ड करेंगे. अगर हम पूरे कंपनी के प्रॉफिट के बेसिस पे अगर पार्टनर को रिवॉर्ड देते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर डिवीजन अगर लॉस मेकिंग होगा तो वो प्रॉफिट में आने की सोचेगा ही नहीं. या फिर अगर वो बैड परफॉर्म कर रहा हो, वो बैड परफॉर्मेंस कर रहा हो, तो वो अच्छा अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का सोचेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि ओवरऑल कंपनी के बेसिस पे तो प्रॉफिट आ रहा है ना.
तो अगर हम डिविजनल प्रॉफिट के बेसिस पे अगर मैनेजर्स को प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, सॉरी रिवॉर्ड्स नहीं दे रहे हैं, देन दिस कुड बी अ ड्रॉबैक कि भाई कोई एक पर्टिकुलर डिवीजन जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है वो इंप्रूव करने की ट्राई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल बेसिस पे रिवॉर्ड मिल रहा है, ओवरऑल बेसिस पे तो प्रॉफिट आ रहा है, तो डिवीजन वाइज अगर प्रॉफिट आए भी या ना आए उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक कोई डिवीजन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट विल कॉम्पनसेट अनदर डिवीजन विच इज नॉट परफॉर्मिंग बेटर। तो ये उनका एक फ्लॉ हो सकता है करंट सिस्टम में। अभी हमें एडवाइस देना है कि भाई आपके सिस्टम में आप क्या क्या इंप्रूव कर सकते हो। लेट्स गिव द एडवाइस। First and foremost, improvement will be consideration of all dimensions of performance as per building block model, ensuring that all critical success factor for performance should be measured. यानी आप सिर्फ क्वालिटी कस्टमर रेटिंग पे तो फोकस करो, लेकिन उसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, इनोवेशन हो गया, रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो गया, ये सब पर भी आपको फोकस करना चाहिए। दिस विल हेल्प BSLLP considering the importance of flexibility, resource utilization and innovation. Flexibility is important from the perspective of delivery of service and manner and timing of delivery. Since ये सर्विस इंडस्ट्री है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या होना चाहिए? कोई बंदा आपको बोलता है कि मुझे थोड़ा फास्ट सर्विस चाहिए या फिर मुझे ये डेट को सर्विस चाहिए, हेंस यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू प्रोवाइड देम दैट सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। दूसरा, since staff is a key resource at BSLLP, hence it is essential to ensure that optimum and effective resource utilization is done. In order to measure the productivity of the staff, hours charged in the percentage of total available hours can be computed. This ratio also signifies the peak and off period. ये सर्विस इंडस्ट्री है, इसमें पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। तो ये रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी आपको चेक करना है। कैसे करोगे? तो यू नीड टू कंप्यूट रेशियोज लाइक टोटल आवर्स अवेलेबल वर्सेस टोटल आवर्स वर्कड। तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन से क्लाइंट पे कितने आवर्स काम हो रहा है, क्या उतना जरूरी है नहीं है, क्या हम उतना चार्ज उसे कर रहे हैं जितना आवर्स उस पर लगा रहे हैं। तो ये सारा डेटा हमें मिलेगा, हेंस रिसोर्स यूटिलाइजेशन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद, although the scope of innovation is not much available in the accounting firm, but still IT tools can improve the utility of the client. Moreover, innovation can be seen in offering new range of services. Accounting firm में हम कोई नया मशीन या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं ला सकते, लेकिन आप छोटे छोटे IT सॉफ्टवेयर या टूल्स ऐसे ला सकते हो जिससे क्लाइंट विल बी हैप्पी, उसकी सर्विस देने में हम कंफर्टेबल हो जाए, उसकी यूटिलिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव हो जाए। इससे क्या होगा? वो क्लाइंट भी खुश होगा और हमारा काम भी फटाफट होगा। या फिर हम नए रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं जो हम क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे अपने इनोवेशन के बारे में भी उन्हें सजेशन दे दिया। फर्दर, while identifying the parameter for evaluating performance, the building block model will help to set the standard against the performance which needs to be measured. आपको ये डायमेंशंस मेजर करना हो उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल विल हेल्प यू टू सेट दैट स्टैंडर्ड। सच स्टैंडर्ड शुड बी अचीवेबल एंड फेयर विच शुड एनकरेज एंड मोटिवेट द स्टाफ। Such standard may be financial and non-financial. Building block model will not only set the fair standard but also help in establishing mechanism that how such standard should be established. Building block model हमें बताता है कि जब भी आप स्टैंडर्ड सेट करते हो, it should be equally challenging for everyone, that is equity. It should be achievable, that is it should be achievable for everyone. And third, it should be ownership, यानी वो बंदे को खुद अकाउंटेबल रखो जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है उसके लिए। तो ये पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए यू नीड टू सेट द स्टैंडर्ड्स। लास्ट पैराग्राफ, लास्ट सजेशन हमने क्या दिया है? बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल विल ऑल्सो हेल्प इन रिव्यूइंग द रिवॉर्ड सिस्टम। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद वी नीड टू इवैल्यूएट अ परफॉर्मेंस एंड गिव द रिवॉर्ड। हेंस बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल विल ऑल्सो हेल्प अस इन इवैल्यूएटिंग एंड सेटिंग द रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए? इन ऑर्डर टू मोटिवेट बोथ पार्टनर एंड नॉन पार्टनर, रिवॉर्ड शुड बी बेस्ड अपॉन दोज क्राइटेरियाज फॉर विच द वर्कर इज रिस्पॉन्सिबल और हैज कंट्रोल. So parameter at BSLLP must get the share in divisional profitability and non-partners work must get variable pay based on their productivity. इसका मतलब बोलने यहाँ पे क्या बोला है? आप जब रिवॉर्ड सिस्टम सेट करते हो, इट शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड, इट शुड बी कंट्रोलेबल विद इन देयर हैंड्स, एंड थर्ड इट शुड बी मोटिवेटिंग, यानी बंदे को मोटिवेट होना चाहिए. तो आप पार्टनर्स के लिए क्या कर सकते हो? पार्टनर्स अगर कोई डिवीजन का पर्टिकुलर पार्टनर है तो उससे जो आप रिवॉर्ड दे रहे हो दैट शुड बी बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवीजन ओनली. तो पार्टनर वो खुद के डिवीजन पे भी ध्यान देगा, इससे डिवीजन का इंप्रूवमेंट तो होगा ही, और डिवीजन का अगर प्रॉफिट इंप्रूव होगा तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रॉफिट इंप्रूव होगा. और नॉन पार्टनर लेवल के जो एम्प्लॉइज है जिनको आप रेटिंग के बेसिस पे रिवॉर्ड देते हो, उनको भी रेटिंग के बेसिस पे रिवॉर्ड मत दो, बल्कि उनके जो काम है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो लोग ने क्या रिजल्ट्स अचीव करके दिए है, वो रिजल्ट्स के बेसिस पे अगर आप उनका रिवॉर्ड सिस्टम एस्टैब्लिश करते हो तो इससे जो नॉन पार्टनर लेवल के एम्प्लॉइज है वो भी एकदम मोटिवेटेड रहेंगे. तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है. यहाँ पे हमने बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का पूरा एक्सप्लेनेशन देखा, उसके बाद कंपनी का एक्जिस्टिंग परफॉर्मेंस कंपेयर किया, और हमने कुछ इंप्रूवमेंट्स भी सजेस्ट किए कि आपका डायमेंशंस कैसे होना चाहिए, उसके लिए आप स्टैंडर्ड्स कैसे सेट करोगे, और वो स्टैंडर्ड्स को
आप जब भी परफॉर्मेंस आपका इवेल्युएट करते हो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो आपका जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो भी आपका कैसा होना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ पे केस स्टडी 2 अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस स्टडी नंबर 5. इट इज ऑन नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. लेट्स रीड द क्वेश्चन. MNFL Limited is a leading brand in fashion world. Company is dealing in both fabric and ready-made garments. ये fabric और garments के business में है. Since the company was established long ago, hence has well-established SOPs. Management at MNFL is highly concerned with performance and productivity. तो यहाँ के जो management है वो लोग performance और productivity पे ज्यादा focus करते हैं. In order to determine and appraise the performance, MNFL conducts fortnightly meeting of heads of different responsibility centers apart from quarterly master meeting. तो ये लोग बहुत सारी meetings भी करते हैं. In master meeting, each of such department head needs to present report of his department on following aspects. यानी जब भी मीटिंग होता है तो वो जो डिपार्टमेंटल हेड्स है उन्हें ये सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना होता है. कौन से एस्पेक्ट्स है? तो 4 एस्पेक्ट्स यहाँ पे दिए. सबसे पहला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द डिपार्टमेंट विथ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स एंड नेचर. यानी एक तो उन्हें कैपिटल एम्प्लॉयड कितना इन्वेस्टमेंट किया उसका इंफॉर्मेशन देना है. दूसरा रेवेन्यू एंड अर्निंग्स, ऑब्वियसली रेवेन्यू और अर्निंग्स का तो डेटा देना ही पड़ेगा. तीसरा आउटपुट, दैट इज कितना उन्होंने यूनिट्स बनाया वर्सेस एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी कितना था एक्सेट्रा. और लास्ट एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स एंड न्यू कस्टमर एडेड टू द डेटा. यानी नए कितने कस्टमर्स हमने एक्वायर किए उसका भी डेटा यहाँ पे देना है. Let's read ahead. In one of the recent master meeting, which was chaired by the CEO, newly appointed VP HR quoted intellectual capital is a critical as financial capital in order to ensure smoothing success and sustainability of any business. ये बंदा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप बिजनेस में प्रॉफिट्स कमाओ, लेकिन उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है, आपके जो एम्प्लॉयज है, आपका जो टैलेंट है, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज योर फाइनेंशियल कैपिटल. हेंस इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक योर फाइनेंशियल कैपिटल. Hence, employees so ever lagged in technical skills, it is essential and important to work on skills in order to enhance the productivity. यानी अगर आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है तो एम्प्लॉयज के स्किल्स के ऊपर काम करो, उन्हें ट्रेनिंग्स दो. ये कौन बोल रहा है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HR. VP HR said MNFL ratio of skilled, semi-skilled and unskilled worker is 1:2:6. यानी इनके पास स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स कम है वर्सेस अनस्किल्ड वर्कर्स बहुत ज्यादा है, which needs to be worked at. He also insists to roll out new age wage policy which should support performance related pay. यानी फिक्स सैलरी के साथ साथ आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी उनको एक्स्ट्रा बोनस या रिवॉर्ड्स दो, ये बोल रहे हैं. He said, I don't know much about enterprise performance, but I strongly believe that performance indicators must include performance of employees in terms of skills and knowledge. यानी आप जब भी किसी को पे करते हो तो उसमें उसके स्किल्स और नॉलेज को कंसिडर करके फिर ही उसका पूरा परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करो और वो हिसाब से उसे पेमेंट करो. ये कौन बोल रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HR. Let's read ahead. Immediate VP of Finance said existing performance matrix is essentially focused on EV and EBIT. यानी ये एंटरप्राइज वैल्यू पे ज्यादा फोकस करता है और EBIT पे ज्यादा फोकस करता है. एंड रिटर्न ऑन कैपिटल, हेंस सफिशिएंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. ये जो फाइनेंस का हेड है उसे क्या लग रहा है कि नहीं, फाइनेंस के बेसिस पे, फाइनेंस के फैक्टर्स पे अगर हम उनका परफॉर्मेंस एनालाइज करें तो उतना बस है. हम EV देखते हैं, हम EBIT देखते हैं, हम रिटर्न्स देखते हैं ऑन कैपिटल, तो इतना इनफ है. इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है. Hence, there is no major need to consider the impact and effect of human capital. इसे लग रहा है वो ह्यूमन कैपिटल के स्किल नॉलेज उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है. नंबर्स के साथ खेलो, नंबर्स के बेसिस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करो. He also added that entity's revenue is growing at 14%, its earnings are growing at 4%, its earnings are growing at 12%, which is 4% in the industry. He said that the present ROI is 11.5%, etc. etc. इसने सब फिगर्स दे दे कि भाई हमारा इतना ग्रोथ है, इतना हमारा प्रॉफिट है, इतना हमारा अर्निंग्स है, which is more than the industry. तो ये सब अच्छा है. VP फाइनेंस काउंटर्ड बाय VP प्लानिंग एंड ऑपरेशंस. ये जो फाइनेंस वाला बंदा था उसे काउंटर किया प्लानिंग और ऑपरेशन वाले बंदे ने. उसने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू हिम स्किल्ड लेबर विल बी एडेड एडवांटेज इन ऑर्डर टू डेवलप जेड कल्चर. यानी अगर आप स्किल्ड एम्प्लॉयज को ज्यादा हायर करते हो तो जेड कल्चर स्टैब्लिश करने में अच्छा पड़ेगा. जेड कल्चर क्या है? तो जीरो एक्सीडेंट, जीरो डिफेक्ट, जीरो डिले, जीरो इन्वेंट्री, जीरो ब्रेकडाउन, जीरो चेंज ओवर, जीरो वेस्ट. यानी आपको सब कुछ अच्छा करना हो बिजनेस में, सब कुछ जीरो लेके आना हो, डिफेक्ट्स भी जीरो, ब्रेकडाउन भी जीरो. तो इसके लिए हमें स्किल्ड एम्प्लॉयज रखेंगे. अनस्किल्ड एम्प्लॉयज इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे जितना स्किल्ड एम्प्लॉयज करते हैं. और अगर स्किल्ड एम्प्लॉयज हमारे बिजनेस में हो तभी जाके हम ये जेड कल्चर एस्टैब्लिश कर सकेंगे. ये कौन बोल रहा है? VP ऑफ प्लानिंग एंड ऑपरेशन.
He also said skilled labor can also add value by incorporating innovation. Skilled labor innovation भी ला सकते हैं. Hence he quoted that present average defect is 1.5% of the total production. करंटली हमारा 1.5% डिफेक्ट है आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन, उसे हमें जीरो लेके आना हो तो स्किल्ड लेबर की जरूरत है. तो यहाँ पे दिस पीपल आर डिस्कसिंग, एक बंदा बोल रहा है कि हमें ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करना चाहिए, हमारे एम्प्लॉयज पे फोकस करना चाहिए. दूसरा बंदा बोल रहा है कि स्किल्ड एम्प्लॉयज को ज्यादा हायर करो, उन पर ज्यादा फोकस करो. फिर जो फाइनेंस वाला बोल रहा है कि नहीं भाई फाइनेंस के नंबर्स आर सफिशिएंट. ठीक है, अभी आगे यहाँ पे क्या दे, ऑन दिस वीपी मार्केटिंग एडेड skilled employee means better process and better processes lead to competent value chain which can highly customize the product and hence increase the perceived quality, thus increasing the brand equity. यानी ये क्या बोल रहा है, अगर आप स्किल्ड एम्प्लॉयज हायर करते हो तो इससे क्या होगा, मार्केटिंग में भी बेनिफिट होगा, हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी, हमारी वैल्यू चेन इंप्रूव होगी, और इससे क्या होगा, कस्टमर्स हमारे ब्रांड को अच्छे से देखेंगे. कस्टमर विल परसीव आवर ब्रांड एज अ प्रीमियम ब्रांड, जिसकी वजह से हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है. ये मार्केटिंग वाला बोलते हैं. अभी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर सपोर्ट्स वीपी मार्केटिंग एंड वीपी एचआर बाय कोटिंग द पोजीशन ऑफ द ब्रांड कैन बी इंप्रूव बाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट. न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट विल मीट एंड set latest styles in the market, eventually help MNFL to acquire new customer within the existing market without incurring much on advertisement and sales promotion. ये क्या बोल रहे हैं, अगर हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते तो मार्केट में शेयर गेन करना इजी हो जाएगा, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कम करना पड़ेगा. स्किल्ड लेबर कैन इजीली ब्रिंग डाउन इनोवेशन टू द प्रोडक्ट. तो यहाँ पे वो लोग ने स्किल्ड लेबर का इंपॉर्टेंस डिस्कस किया है, एम्प्लॉयज पे ज्यादा फोकस करने के बारे में डिस्कस किया है. ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे था इसलिए रीड किया, बट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये क्वेश्चन में. लेट्स रीड, हमें पूछा क्या है. पोस्ट कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग सीईओ रिक्वेस्टेड यू द फॉलोइंग थिंग. सबसे पहला, डिस्क्राइब परफॉर्मेंस मेजरमेंट इंडिकेटर्स. ऊपर देखने के बाद हमें बताओ कि कौन से बेसिस पे हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के इंडिकेटर्स क्या है वो हमें बताओ. दूसरा, डिस्कस द नीड ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. फाइनेंस के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तो है ही, उसके साथ साथ ऐसे कौन से नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है उसे भी आप डिस्कस करो. तीसरा, कैलकुलेट द रोल ऑफ, ये टैबुलेट नहीं है, हाँ ठीक है, टैबुलेट द रोल ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कंसिडरिंग द इंडिकेटर्स ऑफ मेजर्स सजेस्टेड बाय वीपी एचआर एंड चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर. यानी ये नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, उसका एग्जैक्टली रोल क्या है बिजनेस में, हमें नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स क्यों रखने चाहिए, उसके बेसिस में हमें परफॉर्मेंस क्यों इवैल्यूएट करना चाहिए, वो हमें बताओ. इसे टैबुलेट करना है, यानी टेबल के फॉर्म में लिख देना है कि सबसे पहला क्या था कि भाई नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है, उसके बाद हमें बताना है कि उसकी जरूरत क्या है. तीसरा, हमें बताना है कि नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बेसिस पर हमें परफॉर्मेंस को मेजर क्यों करना चाहिए, उसके क्या एडवांटेज है. और लास्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट मॉडल्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. लास्ट में हमें सारे मॉडल्स भी एक्सप्लेन करने हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. सबसे पहला कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट के इंडिकेटर्स कौन से हैं. तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम प्लेज अ की रोल इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजी. It requires measuring the current performance by establishing the standard. परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्यों करना है, क्योंकि हमें हमारा वो स्ट्रेटेजी डिफाइन करेगा, और हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, जब भी आप आपका करंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हो, इवैल्यूएट करते हो, परफॉर्मेंस को मेजर करते हो. तो परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कौन से इंडिकेटर्स है, तो इंडिकेटर्स कैन बी आइदर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स और दूसरा है नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स. तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने के लिए देयर आर इंडिकेटर्स लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, EPS, फिर हमने देखा था EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, फिर EBITDA हो गया, EBIT हो गया, प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, मार्जिन्स हो गया. ये सारे क्या हो गए, ये सारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के इंडिकेटर्स है. नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के कौन से इंडिकेटर्स है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है बैलेंस स्कोर कार्ड. ऐसे ही परफॉर्मेंस प्रिज्म है, परफॉर्मेंस पिरामिड है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल है, ऐसे बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी है. अभी यहां से है ना दूसरा लाइन स्टार्ट होता है. दिस इज सेकेंड लाइन, वो सिर्फ एडिटिंग एरर है. परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव. परफॉर्मेंस मेजर क्यों करना है, सबसे पहला तो हमने जो हमारे कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हुए या नहीं, उससे इवैल्यूएट करने का हमें परफॉर्मेंस मेजर करना पड़ेगा. और दूसरा, कॉम्पनसेट दी मैनेजर. परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो हम हमारे मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज को बोनस देंगे, परफॉर्मेंस अगर खराब है तो हम उन्हें बोनस नहीं देंगे. हेंस इंडिकेटर्स की जरूरत क्यों है, परफॉर्मेंस मेजर करने की जरूरत क्यों है, तो दो चीज. एक तो वी वांट टू इवैल्यूएट द अचीवमेंट ऑफ कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स, भाई कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, और दूसरा वी वांट टू कॉम्पेंसेट द मैनेजर्स. दूसरा, नीड ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की नीड क्या है, तो लेट अस रीड. यहां पे क्या दिया, सिंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर प्रॉफिट ओरिएंटेड, हेंस
sorry, let us read again. Since financial performance indicators are profit oriented only, but strategy needs to be sustainable apart from being profitable. आपको क्या ये स्टेटमेंट एग्जाम में लिखना ही है, हमें बिजनेस प्रॉफिटेबल हो उसके साथ साथ बिजनेस सस्टेनेबल हो, ये भी जरूरी है। बिजनेस प्रॉफिटेबल हो उसके साथ साथ हमारा बिजनेस सस्टेनेबल हो, वो भी जरूरी है। सस्टेनेबल का मतलब क्या, लॉन्ग टर्म के लिए वी शुड सर्वाइव इन द मार्केट। तो बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ सस्टेनेबल भी होना चाहिए। प्रॉफिटेबल किसके थ्रू होगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के थ्रू, लेकिन सस्टेनेबल किसके थ्रू होगा, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे वो लोग ने हमारे सारे फाइनेंशियल जो वो लोग ने नंबर्स दिए थे वो सारे लिख लिए कि फाइनेंशियल के बेसिस पे तो हम अच्छा कर रहे हैं, बट सिर्फ फाइनेंस से मेजर करना वो टेनेबल नहीं है। यहाँ पे दिया इट्स नॉट टेनेबल। क्यों, क्योंकि सिर्फ फाइनेंस के बेसिस पे हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, सस्टेनेबल नहीं। हेंस non-financial performance indicators are sustainable action-based indicators. For example, employee training, health and safety. This will increase profit and let them feel empowered. अगर आप employees के बारे में सोचते हो, उनके health के बारे में, उन्हें trainings देते हो, safety के बारे में, तो ये उन्हें empowered feel करेगा, जिसकी वजह से वो लोग अच्छा product बनाएंगे और उसकी वजह से हमारा profit भी indirectly बढ़ेगा। Hence, non-financial performance indicators are equally important to consider. Similarly, putting effort in research and development to yield innovative product will yield in high brand image and high intellectual property. यानी आप एम्प्लॉयज पे ध्यान दो तो उससे भी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, और साथ साथ में अगर आप R&D पे खर्चा करके इनोवेशंस करते हो तो इससे भी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। हेंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के थ्रू तो मेजर करो आपका परफॉर्मेंस, लेकिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी आपको अगर इंप्रूव करना हो तो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर भी ध्यान देना चाहिए, वो हमें यहाँ पे दिया है। अभी यहाँ पे रोल ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, भाई नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की जरूरत क्या है, वो क्यों चाहिए, तो यहाँ पे दिया है, लेट्स रीड। एज ऑलरेडी स्टेटेड, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कंसिडर नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। दे कंसिडर नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस सच एज स्किल, एट्रिशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सबसे पहला क्या है कि हमें ये जो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है वो हमें बताएंगे कि हमारे वहां पे कितने स्किल्ड एम्प्लॉयज है, कितने एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं। अगर लेबर टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, दैट मींस पीपल आर नॉट हैप्पी एट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि उन्हें खुश करने के लिए क्या हमारी वर्किंग कल्चर अच्छा नहीं है, क्या हम ओवरबर्डन कर रहे हैं उन्हें काम से। तो ये सारी चीजें हमें कौन बताएगी, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अगर हम ये सारे इंडिकेटर्स के थ्रू हमारा परफॉर्मेंस मेजर करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि भाई हमारे पास कितने स्किल्ड एम्प्लॉयज है, दूसरा एट्रिशन रेट, तीसरा जॉब सेटिस्फेक्शन की भाई हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है या नहीं है, फिर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हम फाइनेंस के बेसिस पे तो देखेंगे हम प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के थ्रू जब भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं तभी हमें पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, या तो फिर क्या होगा, इनिशियली तो सेल्स हो जाएगा लेकिन फिर प्रोडक्ट खराब होता है तो आफ्टर सेल सर्विस का खर्चा देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को भी एनालाइज करना जरूरी है, वो किसके थ्रू होगा, थ्रू नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तीसरा, ब्रांड इक्विटी। भाई मार्केट में हमारे ब्रांड को कस्टमर कैसे परसीव करता है, इज इट अ लॉयल ब्रांड, इज इट अ प्रीमियम ब्रांड। तो वो एक ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के थ्रू हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। हमें यहाँ पे उन्हें डिफरेंट मॉडल समझाने हैं नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के। कौन से मॉडल्स है, तो ये सब हम हमारे कॉन्सेप्ट नोट में से रिवाइज करते हैं। मैं अभी एकदम फास्ट जाऊंगा, अगर आपको इन डेप्थ ये सारे मॉडल समझने हैं तो आप मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो जो है चैप्टर 7 का रिविजन वीडियो वो देख लेना। यहाँ पे हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले लेंगे कि कौन से नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मॉडल्स है। सबसे पहला जो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर या फिर नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करने का जो मॉडल है, दैट इज नथिंग बट बैलेंस स्कोरकार्ड। बैलेंस स्कोरकार्ड इज गिवन बाय कपलान एंड नॉर्थन। सबसे पहला क्या है, बैलेंस स्कोरकार्ड। बैलेंस स्कोरकार्ड इज गिवन बाय कपलान एंड नॉर्थन। अब ये बैलेंस स्कोरकार्ड के अंदर 4 पर्सपेक्टिव थे। कौन से 4 पर्सपेक्टिव थे, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव यानी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसे एनालाइज करो। दूसरा, कस्टमर पर्सपेक्टिव, सिर्फ फाइनेंस को मत देखो, कस्टमर को भी देखो कि कस्टमर हमें कैसे वैल्यू कर रहे हैं, क्या हम कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, क्या जो हम बेच रहे हैं वो एग्जैक्टली कस्टमर को चाहिए या नहीं। तो कस्टमर के बेसिस पे भी आप इवैल्यूएट करो कि आपके जो प्रोडक्ट्स है, आपका जो बिजनेस है वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव हो गया, कस्टमर पर्सपेक्टिव हो गया। अब ये फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव और कस्टमर पर्सपेक्टिव को अचीव करने के लिए यू विल नीड सम बिजनेस प्रोसेसेस। आपको कोई ऐसे फ्रेमवर्क्स चाहिए, बिजनेस प्रोसेस चाहिए, एक्टिविटीज चाहिए जिसके थ्रू आप ये दोनों पर्सपेक्टिव अचीव कर सको। तो तीसरा यहाँ पे है इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या है, दोज आर प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द कस्टमर एज वेल एज अर्न प्रॉफिट। तो वो है इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। और लास्ट क्या है,
लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। आपको आपके कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, आपको प्रॉफिट भी कमाना है, उसके लिए आपने प्रोसेसेस तो सेट किए, लेकिन वो प्रोसेसेस अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, उसके लिए आपको एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसके लिए आपको इनोवेशन लाना पड़ेगा बिजनेस में। तो ये सारी चीजें कैसे होगी, ये सारी चीजें लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव में कवर्ड है कि आपको ट्रेनिंग्स भी देना है और इनोवेशन भी लाना है। तो बैलेंस स्कोरकार्ड के 4 पर्सपेक्टिव है। कौन से? फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। तो ये पहला मॉडल था फॉर नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर। दूसरा नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए कौन सा फ्रेमवर्क या फिर मॉडल है, वो है परफॉर्मेंस पिरामिड। अब ये परफॉर्मेंस पिरामिड क्या है? तो परफॉर्मेंस पिरामिड के सबसे ऊपर आता है कस्टमर कंपनीज विजन। कंपनी का विजन क्या है, कंपनी एग्जैक्टली स्टैब्लिश क्यों हुई है। कंपनीज विजन के बाद उसको फर्दर डिवाइड किया इनटू मार्केट एंड फाइनेंस, यानी कंपनी को मार्केट में भी पोजीशन इंप्रूव करना है और फाइनेंशियल पोजीशन भी इंप्रूव करना है। मार्केट में अगर आपको पोजीशन इंप्रूव करना है तो कैसे होगा, तो वो होगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन से। अगर कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो तो मार्केट में आपका पोजीशन इंप्रूव होगा। अभी फाइनेंशियल पोजीशन अगर आपको इंप्रूव करना है तो कैसे होगा, दैट विल बी थ्रू इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी। आपके ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करो, ज्यादा प्रोडक्ट सेल करो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो, तो इससे आपका फाइनेंशियल पोजीशन भी इंप्रूव होगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करना हो तो वो कैसे होगा, कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होगा, तो एक तो आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना पड़ेगा, दैट इज क्वालिटी, और टाइमली डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हो और टाइमली डिलीवरी करते हो तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा। कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो मार्केट में पोजीशन अच्छी बनेगी, मार्केट में पोजीशन अच्छी बनेगी तो कॉर्पोरेट विजन अचीव हो जाएगा। फाइनेंशियल साइड आते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करना हो तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी हो तो उसके लिए आपको साइकिल टाइम कम करना पड़ेगा और वेस्ट कम करना पड़ेगा। साइकिल टाइम क्या है, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, इंक्वायरी करता है, तब से उसको जब भी प्रोडक्ट डिलीवर होता है वो जो पूरा टाइम है उसे हम कहते हैं साइकिल टाइम। तो साइकिल टाइम जब भी कम करेंगे और वेस्ट कम करेंगे तो क्या होगा, तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी तो फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगा, फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगा तो कंपनी का जो कॉर्पोरेट विजन है वो अचीव हो जाएगा। और ये सारी चीजें अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एफिशिएंटली ऑपरेशंस करने पड़ेगा, हमें एफिशिएंटली ऑपरेशंस करने पड़ेगे। अभी जो ये साइड हमने पूरे मार्केट के बारे में देखा, ये जो पूरा मार्केट साइड हमने देखा उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज एक्सटर्नल एफिशिएंसी, यानी हमें मार्केट में पोजीशन इंप्रूव करना है, एक्सटर्नल एफिशिएंसी। और ये साइड हमने पूरा हमारे बिजनेस के फाइनेंस साइड हमने देखा, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल एफिशिएंसी, दैट इज एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस या फिर एक्सटर्नल एफिशिएंसी। यू राइट एज एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस है यानी पूरा मार्केट के बारे में, और यहाँ पे इंटरनल एफिशिएंसी यानी इंटरनली हमें फाइनेंशियली पूरा पोजीशन इंप्रूव करना है। और ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, इसीलिए वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल। हमें कैसा होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो दिस इज नथिंग बट परफॉर्मेंस पिरामिड। आई होप इट इज क्लियर। मैंने फास्ट एक बार करवा दिया है, पूरा इन डेप्थ मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अभी अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो तो ऊपर हमारा ऑब्जेक्टिव है, कॉर्पोरेट विजन इज अवर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट पोजीशन गेन करना है, फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करना है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव है, अगर वो अचीव करना है तो कस्टमर को सेटिस्फाई करो और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो। कस्टमर को सेटिस्फाई करना हो तो क्वालिटी और डिलीवरी इंप्रूव करो, प्रोडक्टिविटी अचीव करना हो तो साइकिल टाइम और वेस्ट कम करो। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स, और नीचे से अगर हम ऊपर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मेजर्स, क्योंकि ये सारे मेजर्स है। अगर हम क्वालिटी अच्छी रखते हैं, डिलीवरी अच्छी रखते हैं तो इनडायरेक्टली कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो ये मेजर्स अचीव करने से ये होगा, ये मेजर अचीव करना हो तो ये होगा। इसलिए नीचे से ऊपर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मेजर्स, ऊपर से नीचे आते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। दिस वाज द सेकंड मॉडल जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस पिरामिड। तीसरा जो मॉडल है दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। मैंने केस स्टडी नंबर 2 में भी इन डेप्थ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे हम फिर से डिस्कस करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इज ऑल्सो नोन एज फिट्जगेराल्ड एंड मून मॉडल। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इज ऑल्सो नोन एज फिट्जगेराल्ड एंड मून मॉडल। इसको डिवाइड किया है 3 फैक्टर्स में, 3 कैटेगरीज में, 3 सेगमेंट्स में। एक है डायमेंशंस, दूसरा है स्टैंडर्ड्स, तीसरा है रिवॉर्ड्स। डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस यानी गोल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी को ये चीजें अचीव करनी है। अभी ये कंपनी के गोल्स जो है, डायमेंशंस है, दे आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दे आर डिवाइडेड इनटू रिजल्ट्स एंड डिटरमिनेंट्स। कंपनी को रिजल्ट्स चाहिए, कंपनी को कौन से 2 रिजल्ट्स चाहिए, तो दे वांट टू इंप्रूव देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड दे वांट टू इंप्रूव देयर कंपिटिटिव परफॉर्मेंस या फिर कंपैरेटिव परफॉर्मेंस। तो हमें रिजल्ट्स क्या चाहिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, कंपिटिटिव परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। ये 2 परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए आपको डिटरमिनेंट्स पे काम करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट्स कौन से, 4, FIRQ, फिर Q या फिर QFIR फाइल किया तो फिर Q, ये क्या है, FIRQ। 4 डिटरमिनेंट्स है, कौन से 4 है, Q यानी क्वालिटी, F यानी फ्लेक्सिबिलिटी, I यानी इनोवेशन, R यानी रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो ये 4 डिटरमिनेंट्स पे आप काम करते हो तो आपको ये 2 रिजल्ट्स मिलेंगे, और ये 6 चीज अचीव करना यानी डायमेंशंस हमारे अचीव हो गए। अब ये डायमेंशंस को इवैल्यूएट करना हो तो हमें स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे
किसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम उसे इवैल्यूएट करेंगे। तो हम जब स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो हमारे स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए? अवर स्टैंडर्ड शुड बी इक्विटी, दैट इज इक्वली चैलेंजिंग फॉर एवरीवन। इट शुड बी अचीवेबल, यानी अचीव हो पाए, अनरियलिस्टिक ना हो। और तीसरा है ओनरशिप, यानी आप जब स्टैंडर्ड सेट करते हो तो एम्प्लॉय शुड बी अकाउंटेबल फॉर इट। तो आप जब स्टैंडर्ड सेट करते हो तो कैसा होना चाहिए? एईओ, अचीवेबल, ओनरशिप, इक्विटी, अचीवेबल, ओनरशिप, इक्विटी। अभी आपने स्टैंडर्ड सेट किए, फिर डायमेंशंस अचीव किए, तो उसके साथ आपने कंपेयर करके इवैल्यूएट किया, मेजर किया। तो अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड भी देना पड़ेगा ना। तो तीसरा जो फैक्टर है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में वो क्या है? रिवॉर्ड्स। अभी हमारा रिवॉर्ड्स कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहला इट शुड बी मोटिवेटिंग, दूसरा इट शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड, आप क्या रिवॉर्ड देने वाले हो, किसके बेसिस पे मेजर करने वाले हो, पहले ही क्लियरली कम्युनिकेट कर दो। और तीसरा है कंट्रोलेबिलिटी, यानी मुझे किसी फैक्टर के बेसिस पे रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो फैक्टर मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, मेरे परफॉर्मेंस के ऊपर मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, देन इट विल बी प्रॉपर। तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में क्या बोलता है कि आपका जो रिवॉर्ड है दैट शुड बी मोटिवेटिंग, दैट शुड बी क्लियर एंड दैट शुड बी कंट्रोलेबल। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड, डायमेंशन, रिवॉर्ड ये तीनों चीज क्लियर है और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स थे वो सारे भी क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल भी खत्म होता है। अभी जो फोर्थ मॉडल है दैट इज परफॉर्मेंस पिरामिड, दैट इज परफॉर्मेंस प्रिज्म, दैट इज परफॉर्मेंस प्रिज्म। परफॉर्मेंस प्रिज्म हम केस स्टडी डाइजेस्ट में से करते हैं, तो केस स्टडी डाइजेस्ट को भी बुरा ना लगे कि भाई मेरे में से कुछ पढ़ा ही नहीं, आपने सब कॉन्सेप्ट बुक में से पढ़ लिया। तो जो फोर्थ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने का मॉडल है, फ्रेमवर्क है, दैट इज परफॉर्मेंस प्रिज्म। अभी परफॉर्मेंस प्रिज्म क्यों आया? तो ऊपर हमने जितने भी फ्रेमवर्क्स देखे वो सारे फोकस करते सिर्फ शेयर होल्डर पे और कस्टमर पे, दे आर फोकसिंग ओनली ऑन शेयर होल्डर एंड कस्टमर। लेकिन परफॉर्मेंस प्रिज्म एक इकलौता ऐसा मॉडल है जो सबके बारे में सोचता है, वो सबके बारे में सोचता है, वो सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचता है। इट ऑल्सो थिंक्स अबाउट कम्युनिटी, कंज्यूमर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स, सबके बारे में सोचता है, सारे स्टेक होल्डर्स को कंसिडर करता है, इसीलिए ये परफॉर्मेंस प्रिज्म सबसे अच्छा मॉडल है। परफॉर्मेंस प्रिज्म ऑल्सो फोकसेस ऑन 5 एरियाज। कौन से 5 एरियाज? सबसे पहले स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, यानी आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द स्टेक होल्डर। पहले समझो आपके स्टेक होल्डर्स को चाहिए क्या, स्टेक होल्डर्स का सेटिस्फैक्शन आपने देख लिया, उन्हें क्या चाहिए, उसके बाद डेवलप द स्ट्रेटेजीज। तो आप ड्राफ्ट करो ऐसी स्ट्रेटेजीज जिससे स्टेक होल्डर सेटिस्फाई हो। फिर है प्रोसेस, स्ट्रेटेजी तो एस्टैब्लिश कर लिया, वो स्ट्रेटेजी अचीव करने के लिए प्रोसेसेस एस्टैब्लिश करो। प्रोसेसेस एस्टैब्लिश करने के बाद कैपेबिलिटीज, चेक करो भाई हमारी करंट औकात क्या है, हमारे पास वो प्रोसेसेस फुलफिल करने के लिए नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, रिसोर्सेज है, अगर वो सारी चीजें है तो वेरी गुड, नहीं है तो अरेंज करो। तो फोर्थ है कैपेबिलिटी और लास्ट है स्टेक होल्डर्स कंट्रीब्यूशन, यानी हम सारे स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इन रिटर्न वी विल आल्सो एक्सपेक्ट कि वो भी हमें कुछ कंट्रीब्यूट करे टू अचीव अवर कैपेबिलिटीज। तो परफॉर्मेंस प्रिज्म के 5 फैसेट्स कौन से थे? शेयर होल्डर सेटिस्फैक्शन, शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूशन, फिर है स्ट्रेटेजी, प्रोसेस, कैपेबिलिटी। तो ये 5 फैसेट्स थे फॉर परफॉर्मेंस प्रिज्म। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं देखना था, सिर्फ जितने भी नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करने के मॉडल्स है, फ्रेमवर्क है, उसे हमने डिस्कस किया। और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर क्यों जरूरी है, उसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों करना चाहिए अलॉन्ग विद फाइनेंशियल मेजर्स, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। कौन से 4 थे नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करने के मॉडल्स? एक था बैलेंस स्कोर कार्ड, दूसरा था परफॉर्मेंस पिरामिड, तीसरा था बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल और चौथा था परफॉर्मेंस प्रिज्म। आई होप आपको क्लियर है। यहाँ पे हमारा केस स्टडी नंबर 5 भी खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस स्टडी नंबर 9, इट इज ऑन बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। लेट्स रीड द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए हम थोड़ा फटाफट रीड करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। मिसेस केट्स इज अ रिटायर्ड डेडिकेटेड मॉम टेकिंग केयर ऑफ हर फैमिली एंड डूइंग एवरी बिट टू गिव बेस्ट ऑफ द अपब्रिंगिंग टू हर सन। अपने बच्चे को रेस करने के लिए मिसेस केट्स दिन रात मेहनत करती है। अभी ये जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स यहाँ पे दिए हैं ना, ये बिल्कुल भी काम के नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वो लोग ने लिखा है कि पहले के जमाने में जॉब मिल जाना थोड़ा इजी था, लोग 9 to 5 जॉब करते थे, फिर घर पे रहते थे। लेकिन आज का वर्ल्ड एकदम फास्ट मूविंग वर्ल्ड है, तो अच्छा एजुकेशन होना जरूरी है, अच्छा क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। तो ये सारे रीजंस की वजह से ये जो मिसेस केट्स है उसे अपने सन को बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलवाना है। किसमें एडमिशन दिलवाना है? बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलवाना है। अभी उनका जो विलेज है वो विलेज का नाम है विल्सापुर, और विल्सापुर के अंदर देयर आर 2 एमिनेंट कॉलेजेस, 2 अच्छे कॉलेजेस है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। अभी यहां से क्वेश्चन प्रॉपरली स्टार्ट होता है, ऊपर का पैराग्राफ काम का नहीं है। There were 2 eminent colleges in the city, each providing accounting, economics and taxation courses. Dude had little interest in economics, so Cates did not force him to jump in. अब ये Dude कौन है? Dude Cates का बच्चा है। He is the son of Mrs. Cates. अब ये जो 2 कॉलेजेस हैं कौन से? एक है DCC यानी दयावान कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और दूसरा है HCI दैट इज हृदयम कॉमर्स इंस्टीट्यूट। तो ये 2 कॉलेजेस है जो इनके विलेज में अच्छी है, एक है DCC, दूसरा है HCI। लेट्स रीड। उन्हें डिसीजन लेने के भी ये 2 में से कौन सी अच्छी कॉलेज है वो हमें बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के थ्रू एनालाइज करके उन्हें बताना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। DCC and HCI
stood in direct competition to each other and met most of the characteristics expected by Mrs. Gates. She was excited to know about them, and they had a well-renovated huge college campus where students outside the city could stay and accomplish their education goals. उनका campus अच्छा था, बड़ा था. The city was expensive and so were the colleges. Now she started pondering about the educational cost and began to seek sources that could lend her son's educational assistance. अभी colleges थोड़े costly है, इसलिए she is now finding the sources to get the funds so that her son can study in any of these colleges. To much of her try, she came to know from her close friends that DCC took in students with weak financial standing but strong academics. DCC जो कॉलेज है ना, वो क्या करती है, वो वीक फाइनेंशियल कंडीशंस वाले बच्चों को भी लेती है, बट उनका एकेडमिक स्ट्रांग होना चाहिए टू सपोर्ट देम सो दैट दे कैन स्टडी वेल. ऐसा क्यों करती है? एक्चुअली द कॉलेज वाज नेम्ड आफ्टर द फाउंडर दयावान देसाई, who was a great social activist of his time, and during last few years his life is vouched to be a great ed college in the city for lower middle class student who got left behind because of their economic condition. ये जो बंदा था जिसने कॉलेज स्टार्ट किया है, वो बंदा सोशल वर्कर था, तो वो जो लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं उनको एजुकेशन फंड करता था, उनके लिए वो अच्छा काम करता था. हेंस ये कॉलेज में वीक फाइनेंशियल कंडीशन वाले बच्चों को भी लिया जाता है. द एफर्ट्स फ्रॉम हिज हिस्ट्री एंड हिज लेगेसी created successful businessmen and women, tax consultant and economic scholar. यानी ये कॉलेज का रेपुटेशन भी अच्छा है क्योंकि ये कॉलेज में से ऐसे अच्छे स्कॉलर्स भी बाहर आए हुए हैं. HCI college on the other hand is also down to earth and did not bias among lower and higher class. They charged relatively low fees as compared to DCC and was popular among youth and have great professionals who after their graduation from the college pursued further studies. तो HCI जो कॉलेज है वो क्या करती है, वो DCC से थोड़ा कम फीस चार्ज करती है, लेकिन वो कॉलेज भी अच्छी है, यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स बाहर आते हैं और जो लोग आगे जाके फर्दर स्टडीज के लिए भी बाहर जाते हैं. तो दोनों कॉलेजेस यहाँ पे वो लोग ने परफॉर्मेंस दिया कि दोनों कॉलेज अपने अपने वे में अच्छे हैं एंड बोथ आर प्रोड्यूसिंग गुड प्रोफेशनल्स. फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स many students were complaining about the rapidly increasing tuition rates, to which they went on student strike demanding rate cut. ये लोग इनिशियली अभी क्या हुआ था, थोड़ा इनका जो ट्यूशन फीस का रेट था वो कॉलेज ने इंक्रीज कर दिया था, इसकी वजह से स्टूडेंट स्ट्राइक पे चले गए. कॉलेजेस हैव बीन वेरी स्पेसिफिक इन रिलेशन टू द क्वालिटी एंड डाउटेड दैट टीचिंग फीस एंड एकेडमिक डेवलपमेंट कॉस्ट हैज बीन इंक्रीजिंग इनॉर्मसली which had to be substantiated by increase in the cost of books and tuition. उनका जो एक्चुअली एडमिन कॉस्ट है, बुक्स का कॉस्ट है, ट्यूशन का कॉस्ट है, वो एक्चुअली इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रहा है, इसीलिए उन्हें ये ट्यूशन फीस बढ़ानी पड़ी, ऐसा उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया. Following all attempts, many students decided to switch to a mix of part-time lectures and part-time job through which college cost can be met and burden on their families can be balanced. सिंस कॉलेज का ट्यूशन फीस बढ़ गया है, तो अभी स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं कि वो लोग पार्ट टाइम कॉलेज जाएंगे और पार्ट टाइम जॉब करेंगे, तो पार्ट टाइम जॉब में से जो इनकम मिल रही है उससे वो लोग कॉलेज की फीस, ये जो ट्यूशन फीस है इंक्रीज्ड फी, वो पे कर सकेंगे. अभी ये लोग अगर पार्ट टाइम कॉलेज आते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो क्या इश्यू हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, दे रिक्वायर्ड कॉलेज to plan the class schedules innovatively so that student studies do not get hampered and at the same time they can contribute to their jobs. अभी जॉब के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, तो नाउ दे वांट दिस कॉलेजेस टू शेड्यूल देयर लेक्चर्स इन अ वे कि वो लोग का जॉब भी हैम्पर ना हो और वो लोग के स्टडीज भी हैम्पर ना हो. Both of these colleges were trying to come up with online courses and distant learning materials to assist their student in even the student failed to attend any lectures. अगर स्टूडेंट कोई लेक्चर अटेंड करना मिस हो गया तो उसके लिए वो लोग डिस्टेंट लर्निंग मटेरियल का भी चालू करना स्टार्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस को भी स्टार्ट करना वो लोग सोच रहे हैं कि इसकी वजह से अगर कोई स्टूडेंट का कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो वो लोग ऑनलाइन वो लेक्चर कवर अप कर सकते हैं. HCI, in addition, HCI is also planning to hire additional freelancers to work with students during evening time to groom their skills and assist them to do well in their studies. शाम को ये लोग का जॉब खत्म हो जाने के बाद HCI क्या एक इनोवेटिव स्टेप ले रहा है, वो नए फ्रीलांसर्स हायर कर रहा है, जिसकी वजह से इवनिंग टाइम में ये लोग स्टूडेंट के साथ बैठ के उन्हें स्पेशल लेक्चर्स देंगे, उन्हें गाइडेंस देंगे, सो दैट देयर स्किल्स आर आल्सो डेवलप्ड एंड दे कैन इंप्रूव इन देयर स्टडीज. तो यहाँ पे HCI थोड़ा बेटर कर रहा है. The reward system of colleges is not clear and there is less information on how teachers are being motivated to serve the students to best of their interest. Reward system के बारे में यहाँ पे हमारे पास इतना information नहीं है. However, the college image and brand loyalty रहेगा यहाँ पे, brand loyalty depends on the efforts of teachers and professors. The total revenue generated in the city from the college business is around 500 lakhs. Total ये पूरे college industry का revenue कितना है, 500 lakhs. उसमें से the revenue generated by DCC is 180 lakh
एंड रेवेन्यू जनरेटेड बाय HCI इज 110 लाख। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इनका मार्केट शेयर या फिर इनका रेवेन्यू शेयर एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री, ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। Dude developed a solidarity among class friends and decided to go to DCC as this was the college where other friends were wanting to go। अभी ये दो पैराग्राफ जो है ना, ये भी इतने काम के पैराग्राफ्स नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वो लोग ने इतना दिया है कि जो ड्यूड है वो सोच रहा है डीसीसी में जाने की, लेकिन ये जो मिसेस केट्स है उसे लग रहा है कि डीसीसी में वो फ्रेंड्स के साथ इन्फ्लुएंस होकर जाएगा और अच्छे से वहां पे पढ़ाई नहीं करेगा, तो केट्स के जो हार्ड अर्न मनी है वो वेस्ट हो जाएंगे। हेंस अभी हमें ये पैराग्राफ में केट्स क्या बोल रही है, ये पैराग्राफ में उसने डूड की चिंता व्यक्त की है और ये पैराग्राफ में केट्स हमें बताती है कि उसे जहां तहां से इतना इंफॉर्मेशन मिला है कि वो दो कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। ऊपर उसने हमें 2.5 पैराग्राफ से कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, नीचे उसने एक एनेक्जर दिया है जिसके अंदर कॉलेज का न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है। तो शी इज टेलिंग अस कि मैंने इतना इंफॉर्मेशन आपको ढूंढ के निकाला है, अभी आप मुझे सजेस्ट करो कौन सा कॉलेज अच्छा है और कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है। अभी ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, उसमें हमने कहा है कि हमने वी हैव स्टडीड फिट्जगेराल्ड एंड मून मॉडल रिसेंटली। हमने बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के बारे में पढ़ा है और हमने रिसेंटली उसके बारे में स्टडी किया है। हेंस वी आर गोइंग टू गाइड हर बेस्ड ऑन दिस फिट्जगेराल्ड एंड मून मॉडल। ठीक है, तो ये 3 पैराग्राफ में कुछ भी नहीं था। शी इज लाइक मैंने इतना इंफॉर्मेशन आपको गैदर करके दिया है, अभी आप एनालाइज करके मुझे बताओ मुझे मेरे बच्चे को कौन से कॉलेज में डालना चाहिए। लेट्स सी हमें क्या पूछा है। Could building block model be applied to her case and if yes, explain the model in brief। हमने बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के बारे में पढ़ा है, लेकिन क्या बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल हम ये डिसीजन लेने में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये हमें बताओ। दूसरा, इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ 2 प्रोमिनेंट कॉलेजेस। ये दोनों जो अच्छे कॉलेजेस है सिटी में, उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करके हमें बताओ कि कौन से कॉलेज में बंदे को जाना चाहिए, कौन से में नहीं जाना चाहिए, या फिर कौन से कॉलेजेस कौन से एंगल से, कौन से डिटर्मिनेंट्स, कौन से डायमेंशंस में अच्छी है, ये हमें यहाँ पे बताना है। यहाँ पे हमें कुछ एनेक्जर दिया है। क्या एनेक्जर दिया है, तो एक तो डीसीसी है, एक HCI है, दोनों का बजटेड और एक्चुअल डेटा में दिया है। सबसे पहले नंबर ऑफ इंक्वायरीज फॉर एडमिशन, कितने इंक्वायरीज आई है उसका डेटा हमें दिया है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टर्निंग अप फॉर एप्लीकेशन, इंक्वायरी तो करते हैं, यहाँ पे कैसा है देखो, 4000 स्टूडेंट्स ने एक्चुअल में इंक्वायरी की, लेकिन सिर्फ 3000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। तो ये इससे हम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड डिवाइडेड बाय टोटल इंक्वायरी। तो 75% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंक्वायरी करके एडमिशन लिया। उसके बाद हमें क्या दिया है यहाँ पे हमें दिया है परसेंटेज इंक्रीज इन रेवेन्यू। तो रेवेन्यू यहाँ पे 10% से इंक्रीज था, HCI में 7.9% से इंक्रीज था। उसके बाद हमें टोटल नेट प्रॉफिट दिया है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 50 लाख है और यहाँ पे 27 लाख है। ऊपर हमें रेवेन्यू का इंफॉर्मेशन दिया था, डीसीसी का 180 लाख का रेवेन्यू है, HCI का 110 लाख का रेवेन्यू है। तो अगर हम नेट प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिवाइड करते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट का परसेंटेज मिलेगा कि भाई इतना % प्रॉफिट ये लोग ने किया है। उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन दिया नंबर ऑफ लेक्चरर्स, कितने लेक्चरर्स है जो दोनों कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद हमें दिया नंबर ऑफ टीचिंग डेज इन अ ईयर, यानी इतने लेक्चरर्स है लेकिन कितने नंबर ऑफ टीचिंग डेज थे जितना वो लोग को आना चाहिए था पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हमें दिया है टोटल 250 टीचिंग डेज था और HCI में भी 250 टीचिंग डेज था। उसमें से नंबर ऑफ डेज लेक्चरर्स रिसीव्ड या फिर लेक्चरर्स केम, कितना हमें लेक्चर डेज मिला, इतने दिन लेक्चरर्स आए, तो यहाँ पे 240 डेज आए, 10 दिन नहीं आए, यहाँ पे 230 डेज आए, 20 दिन नहीं आए। और लास्ट में हमें दिया कितने स्टूडेंट्स पास हुए। यहाँ पे एडमिशन के लिए अगर आप देखो तो टोटल देखो 6000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, उसमें से 5700 स्टूडेंट्स पास हो गए और उसमें से 5100 स्टूडेंट्स को जॉब लग गया। सिमिलरली फॉर HCI। तो इतना डेटा वो मिसेस केट्स ने हमें जमा करके दिया है। अभी हमें उसे बताना है कि भाई कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा एंगल से, बाय एनालाइजिंग यूजिंग बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल किसने दिया था, फिट्जगेराल्ड एंड मून ने। चलिए सबसे पहले तो हमें पूछा है कि भाई बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल ये केस में अप्लाई हो सकता है या नहीं। तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल कभी अप्लाई हो सकता है, तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इज अप्लाइड इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। क्या ये सर्विस इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री इज अ सर्विस इंडस्ट्री, हेंस वी कैन अप्लाई बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इन दिस केस। लेट्स रीड सॉल्यूशन क्या है। Fitzgerald and Moon's building block model, commonly known as Fitzgerald and Moon's building block model, which is commonly known as building block model performance management theory. It's developed by Fitzgerald and Moon. Same active passive करके दिया है. This model has been built on the premises that service industry could employ this model to evaluate their already in place performance standard and henceforth make any improvements that they require basis on their blocks. यानी ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल हेल्प करता है उनका करंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने में, किसका, सर्विस इंडस्ट्री का। और अगर कोई इंप्रूवमेंट्स कर रहा हो तो वो भी कर सकते हैं। कौन से बेसिस पे कर सकते हैं, तो ये मॉडल इज नेम्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक सिंस इट इज बिल्ड ऑन 3 ब्लॉक्स, सिंस इट इज बिल्ड ऑन
3 ब्लॉक्स, ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल 3 ब्लॉक्स में बना हुआ है। अभी हम हर क्वेश्चन में बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल डिस्कस कर रही है, तीसरा केस स्टडी है जिसमें बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल आया है। तो अभी मैं फटाफट एक ही मिनट में आपको तीनों ब्लॉक्स बता दूंगा। सबसे पहला ब्लॉक क्या है? डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या है? गोल्स ऑफ द कंपनी। अब ये डायमेंशंस आर फर्दर स्प्लिट इनटू 2, रिजल्ट्स एंड डिटरमिनेंट्स। हमें हमारे गोल्स अचीव करने, हमें ये रिजल्ट्स चाहिए। कौन से रिजल्ट्स चाहिए? तो रिजल्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2, एक है कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस या फिर कंपैरेटिव परफॉर्मेंस और दूसरा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अभी हमें कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए। ये रिजल्ट अचीव करने के लिए हमें डिटरमिनेंट्स पे काम करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट्स कौन से है? तो डिटरमिनेंट्स आर QFIR, डिटरमिनेंट्स आर QFIR, यानी क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो ये 4 डिटरमिनेंट्स पे आप काम करोगे तो आपको जो 2 रिजल्ट्स चाहिए थे वो मिलेंगे। हेंस हमारा जो गोल है, डायमेंशन है, वो अचीव हो जाएगा। अभी गोल अचीव करना है तो हमें उसे किसी स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि भाई हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, तो आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। तो दूसरा जो ब्लॉक है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में वो है स्टैंडर्ड। अभी हमारा स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? तो स्टैंडर्ड शुड बी AEO। AEO यानी ओनरशिप, अचीवेबिलिटी, इक्विटी। इक्विटी यानी इक्वली चैलेंजिंग फॉर एवरीवन। फिर अचीवेबिलिटी यानी वो अचीव हो सकना चाहिए, वैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए। एंड ओनरशिप मतलब जिसको आप स्टैंडर्ड बता रहे हो कि भाई ये स्टैंडर्ड तुझे अचीव करना है, ही शुड बी अकाउंटेबल फॉर इट। हेंस स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? ओनरशिप वाला होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए और इक्विटी दैट इज इक्वली चैलेंजिंग फॉर एवरीवन होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो ब्लॉक है वो है रिवॉर्ड्स। अभी हमने स्टैंडर्ड के साथ हमारे डायमेंशंस मैच किए, परफॉर्मेंस अच्छा है, तो हमारे एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड भी तो देना पड़ेगा। तो हमारा रिवॉर्ड कैसा होना चाहिए? तो हमारा रिवॉर्ड एक तो होना चाहिए मोटिवेटिंग, दूसरा होना चाहिए क्लैरिटी, यानी इट शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड कि भाई कौन से बेसिस पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और तीसरा है कंट्रोलेबल, यानी जो बंदे को हम रिवॉर्ड दे रहे हैं, जो बंदे का परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, वो फैक्टर्स जिसके बेसिस पे हम रिवॉर्ड दे रहे हैं, दैट शुड बी इन कंट्रोल ऑफ दैट एम्प्लॉय। हेंस रिवॉर्ड्स कैसे होने चाहिए? कंट्रोलेबल, मोटिवेटिंग एंड क्लैरिटी या फिर क्लियरली कम्युनिकेटेड। तो ये हो गया बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। अभी हम पढ़ते मिस्टर केट्स के ये पूरे एग्जांपल में हम बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके पहले हमने जो ऊपर नंबर्स देखे थे ना, वो सारे नंबर्स को आप पहले स्प्लिट कर दो इनके डायमेंशंस में। डायमेंशंस में हमने देखा 2 चीज थी, एक तो रिजल्ट्स और दूसरा डिटरमिनेंट्स। रिजल्ट्स के अंदर भी एक तो कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस और दूसरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर आपको मेजर करना है, अगर आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करना है तो कैसे करेंगे? एक तो हम इंक्रीज इन रेवेन्यू परसेंटेज दे सकते हैं, ये हमें डायरेक्टली दिया है 10% और 7.9%। दूसरा हम नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालेंगे? तो डीसीसी का हमें दिया था 50 लाख का प्रॉफिट है, ऊपर मैंने आपको कहा 180 लाख का रेवेन्यू है, तो 50 डिवाइडेड बाय 180 तो आपको मिलेगा 27.78%। सिमिलरली एचसीआई का रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? तो उनका प्रॉफिट दिया था 27 लाख और ऊपर हमें रेवेन्यू दिया था 110 लाख, हेंस उसका भी नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे मिलेगा। हेंस यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि डीसीसी का जो इंक्रीज इन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा है। हेंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसका अच्छा है? डीसीसी का अच्छा है एज कंपेयर टू एचसीआई। अभी हम देखते हैं कंपैरेटिव परफॉर्मेंस। तो कंपैरेटिव परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर करेंगे? तो वी कैन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वर्सेस नंबर ऑफ इंक्वायरी। कितने इंक्वायरीज आए, उसमें से कितने लोगों ने एडमिशन लिया, कितने लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट किया, तो वो परसेंटेज आप निकाल सकते हो। सिंपल इजी, ऊपर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। एक में सिर्फ आपको दिखा देता हूं, ये बजटेड 70% कैसे आया। तो अगर हम ऊपर उनका जो डेटा दिया है वो देखते हैं, तो यहाँ पे टोटल 5000 इंक्वायरीज आए थे, उसमें से 3500 एप्लीकेशंस आए। तो 3500 डिवाइडेड बाय 5000 अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ एप्लीकेशन अपॉन नंबर ऑफ इंक्वायरी, हेंस यू विल गेट 70%। वैसे आप सबके लिए कैलकुलेट कर दो। सबके लिए अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे एचसीआई का अगर हम देखें तो उनका रफली 7% का राइज है अकाउंटिंग में और 1% का डिक्रीज है इन टैक्सेशन, वर्सेस एचसीआई का दोनों में इंक्रीज है। हेंस कंपैरेटिव परफॉर्मेंस अगर हम देखने जाए तो एचसीआई का बेटर है एज कंपेयर टू डीसीसी। सिमिलरली वो लोग ने मार्केट शेयर इन रेवेन्यू निकाला है। मार्केट शेयर इन रेवेन्यू कैसे मिला? टोटल इंडस्ट्री का रेवेन्यू 500 लाख था, उसमें से डीसीसी का 180 लाख था, तो 180 डिवाइडेड बाय 500 और एचसीआई का 110 था, तो 110 डिवाइडेड बाय 500। तो यहाँ पे हमें मिलता है दोनों का मार्केट शेयर कितना है। तो डीसीसी का मार्केट शेयर यहाँ पे अच्छा है। तो फाइनेंशियली हम देखें तो डीसीसी बेटर है, मार्केट शेयर के थ्रू देखेंगे तो डीसीसी बेटर है, कंपैरेटिव के थ्रू देखेंगे तो एचसीआई बेटर है। सिमिलरली अभी 4 डिटरमिनेंट्स थे, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो उसके लिए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो क्वालिटी आपकी अच्छी है वो कैसे पता चलेगी? तो स्टूडेंट्स पास्ड अपॉन टोटल स्टूडेंट। आपके टोटल स्टूडेंट कितने थे? तो मैंने आपको वहां पे कहा कि 6000 स्टूडेंट में से 5700 पास हुए और 5700 में से 5100 की जॉब लगी। तो 5700 डिवाइडेड बाय 6000 इज नथिंग बट 95%। सिमिलरली एचसीआई के लिए कैलकुलेट करो और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग जॉब डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड। तो 5100 डिवाइडेड बाय 5700 तो आपको मिलेगा 89% और यहाँ पे मिलेगा 93%। तो ये हमें क्वालिटी दर्शाता है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी बेटर है। तो यहाँ पे वी कैन सी कि एचसीआई की क्वालिटी इज मोर बेटर देन डीसीसी।
अभी फ्लेक्सिबिलिटी का वो लोग ने बोला एक्सप्लेनेशन में वो लोग ने आंसर किया है, इनोवेशन के बारे में वो लोग ने एक्सप्लेनेशन में आंसर दिया है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ टीचिंग डेज डिवाइडेड बाय डेज सर्व्ड। टोटल हमारे पास टीचिंग डेज थे 250, उसमें से डीसीसी ने सिर्फ 240 डेज टीचर्स अवेलेबल थे, 10 दिन नहीं थे, और एचसीआई के केस में 230 डेज टीचर्स अवेलेबल थे। तो उसका अगर आप रेशियो कैलकुलेट करते हो तो आपको 96 और 92% मिलता है, तो ये केस में डीसीसी बेटर है। तो ऐसे आपको सिर्फ रेशियोज कैलकुलेट करने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसका। अभी वो लोग ने जो एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया है ना वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। Mrs. Gates want to evaluate two prominent colleges of Filsapur city and she has come up with some conclusions. Going by the facts and analyzing building block model, we have analyzed qualitative and quantitative factors both. हमने नीचे दोनों फैक्टर्स को एनालाइज किया। चलिए एक एक करके हम सबको जो हमने नीचे बोला ना वो यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है। फिनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो फिनेंशियल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट। हमने यहाँ पे देखा कि डीसीसी इज अ बेस्ट परफॉर्मर क्योंकि उसका ये ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डीसीसी इज बेटर। लेकिन वो लोग ने क्या किया है कि अगर वो लोग प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग ने क्वालिटी में इतना इन्वेस्ट ना किया हो, इसीलिए उनका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा हो, ये अजम्पशन है। तो ये हमने वहां पे अजम्पशन भी दे दिया कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे डीसीसी बेटर है, लेकिन उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है तो मे बी उसने शायद क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे इतना ध्यान ना दिया। कंपिटेटिव परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो कंपिटेटिव परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड ऑन द टू रेशियोज दैट वी हैव कैलकुलेटेड। वो इंक्वायरीज और एप्लीकेशन वाला जो रेशियो था ना वो हमने कैलकुलेट किया, उससे हमें क्या पता चला कि एचसीआई बेटर है, एचसीआई बेटर है। अभी एचसीआई का कंपिटेटिव परफॉर्मेंस क्यों बेटर है, तो उसका एक रीजन हो सकता है कि इट इज चार्जिंग लोअर फी देन डीसीसी, डीसीसी से इसका फी कम है, इसीलिए शायद एचसीआई का कंपिटेटिव परफॉर्मेंस ज्यादा है, उसके अंदर एडमिशन ज्यादा हो रहे हैं। तो ये सारे हमने रीजंस दिए। This can also be assessed in terms of sales growth, market share growth in customer। ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पे भी हम कंपिटेटिव परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन इसका डेटा हमारे पास करंटली है नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। क्वालिटी हम कैसे मेजर करेंगे, तो हमने नीचे रेशियोज निकाले कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने को जॉब मिला, तो वो केस में डीसीसी इज बेटर। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में वो लोग ने क्या कहा है, फ्लेक्सिबिलिटी मींस रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज डिमांड एंड हियर वी नोटिस एचसीआई इज प्लानिंग टू हायर फ्रीलांस लेक्चरर्स टू हेल्प स्टूडेंट इन देयर इवनिंग। This aspect is really appreciative and suggests a far-sightedness of college management. फ्लेक्सिबिलिटी यानी सिंस स्टूडेंट्स के जॉब है तो एचसीआई सोच रही है कि वो इवनिंग्स में लेक्चर कंडक्ट करेगा, वैसे फ्रीलांसर टीचर्स हायर करेंगे जो इवनिंग में स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके। तो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल स्टेप व्हाट वी कॉल ये कंपनी एचसीआई ने लिया है, विच इज अ गुड स्टेप। हेंस फ्लेक्सिबिलिटी के केस में एचसीआई इज अहेड। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, तो हमने टीचर्स का रेशियो निकाला कि भाई कितने टीचर्स होने चाहिए वर्सेस कितने टीचर्स आए, तो ये केस में हमने देखा कि डीसीसी इज बेटर क्योंकि उनका 96% आ रहा था, एचसीआई का 92% आ रहा था। लास्ट है इनोवेशन। इनोवेशन के बारे में वो लोग ने क्या कहा है, तो इनोवेशन सजेस्ट coming up with new and innovative modes of service delivery in context with changing demand and environment. In present case, we know that most of the students are working simultaneously to meet their college education. In regard to this situation, there is a need to bring more online courses and distant courses, virtual classes, so that time cannot be a barrier in learning. Both the colleges are striving for the same, hence they stand in close competition. Innovation दोनों colleges ला रही है, दोनों colleges online courses ला रही है, distant learning courses ला रही है, तो इससे क्या होगा, they could be able to beat the competition। तो यहाँ पे दोनों competitive है, hence हम conclusion क्या देंगे, कुछ फैक्टर्स में एचसीआई अच्छी है, कुछ फैक्टर्स में डीसीसी अच्छी है। तो यहाँ पे कोई कंक्लूसिव आंसर मत देना, एक एम्बिगुअस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आंसर लिख देना। देखो आईसीआई ने कैसे आंसर लिखा है, ऐसे ही एग्जाम में आंसर लिख के आना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि आपने इंडिविजुअल डायमेंशंस के बेसिस पे बता दिया कि कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, ये इससे अच्छा, ये बेस्ट परफॉर्मर है कंपेयर टू दिस वर्सेस दिस इज द बेस्ट परफॉर्मर कंपेयर टू दिस। तो फाइनल कंक्लूजन हमें कैसा देना है, लेट अस रीड। कंसीडरिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल गोल्स ऑफ ईच कॉलेज, we can claim that HCI delivers a superior quality service, flexibility, making innovative attempts and comparatively lower price to meet the emerging needs of the students, which acts as a competitive edge over its direct competitor DCC। चलो यहाँ पे वो लोग ने ambiguous आंसर नहीं दिया, यहाँ पे वो लोग ने कंक्लूड कर दिया कि HCI फ्लेक्सिबिलिटी में अच्छी है, क्वालिटी में अच्छी है और रिलेटिवली लोअर प्राइस चार्ज कर रही है, हेंस यू मस्ट गो विथ HCI रादर देन DCC। अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन लगता है तो दोनों वापस लिख दो कि HCI ये चीजों में अच्छी है, DCC ये चीजों में अच्छी है। तो अगर you want to choose these things then go for HCI, अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए then go for DCC। ऐसे कंक्लूजन एग्जाम में दे देना, आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल भी क्लियर है और हमने जो भी फिगर्स दिए थे उसके यहाँ पे परसेंटेज निकाल के हमने यहाँ पे एनालिसिस दे दिया
कि कौन से कॉलेज में जाना चाहिए और कौन से कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, कौन सा कॉलेज बेस्ट परफॉर्मर है वर्सेस कंपेयरिंग विद अदर्स। तो यहाँ पे हमारा जो केस स्टडी नंबर 9 है वो भी खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस स्टडी नंबर 14, इट इज ऑन ट्रिपल बॉटम लाइन। अभी ये बॉटम लाइन क्या होता है, तो बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो एज पर इंड एस, तो यू नीड टू डिस्क्लोज इन द डिस्क्लोजर्स कि आपने प्रॉफिट्स कैसे कमाया। लेकिन आज के मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे एमएनसीज और स्टेक होल्डर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ तो यू नीड टू रिपोर्ट अबाउट ऑल द 3 बॉटम लाइंस। अब ये ट्रिपल बॉटम लाइन, 3 बॉटम लाइन कौन से, तो प्रॉफिट वो तो बॉटम लाइन हुआ, फिर पीपल और प्लैनेट, यानी प्रॉफिट के साथ साथ आपको पीपल और प्लैनेट के बारे में भी सोचना है। आपको सोशली आपने क्या अच्छा किया वो भी हमें बताओ, और आपने एनवायरमेंट के लिए क्या अच्छा किया वो भी हमें बताओ। तो व्हेनेवर यू आर डिस्क्लोजिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू नीड टू डिस्क्लोज अबाउट योर बॉटम लाइन विच इज प्रॉफिट। यू नीड टू ऑल्सो डिस्क्लोज अबाउट योर सोशल बॉटम लाइन, दैट इज पीपल, कि पीपल के लिए हमने अच्छा क्या किया, सोसाइटी के लिए हमने अच्छा क्या किया। एंड यू ऑल्सो नीड टू डिस्क्लोज अबाउट एनवायरमेंटल बॉटम लाइन विच इज प्लैनेट, प्लैनेट के लिए आपने क्या अच्छा किया वो भी हमें डिस्क्लोज करना होता है। तो ये क्वेश्चन में वो लोग ने क्या दिया है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे डेटा पॉइंट्स वो लोग ने दिए हैं, और आंसर में वो लोग ने क्या किया है, आंसर में वो लोग ने सिर्फ डेटा पॉइंट्स को क्लासिफाई किया है कि ये प्लैनेट में जाएगा, ये पीपल में जाएगा और ये प्रॉफिट में जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चन यहाँ पे इन डेप्थ पूरा पढ़ेंगे, लेकिन आंसर जब भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं तभी आई विल जस्ट टेल यू कि क्वेश्चन में ये जो था वो पीपल में गया, क्वेश्चन में हमने ये देखा था वो प्लैनेट में गया। तो आंसर हम पूरा यहाँ पे रीड नहीं करेंगे, बट हम क्वेश्चन में सारे डेटा पॉइंट्स अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए, व्हाट आर द 3 बॉटम लाइन, एक है पीपल, दूसरा है प्लैनेट और तीसरा है प्रॉफिट। तो ये हुआ ट्रिपल बॉटम लाइन। ये एक डिस्क्लोजर का क्वेश्चन है, लेट्स रीड द क्वेश्चन हमें क्या दिया है। अब ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना वो इतने काम का नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ में वो लोग ने क्या दिया है कि दे वर थिंकिंग टू बिल्ड दिस विद्युत डैम प्रोजेक्ट, लेकिन कुछ तो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स आए जिसकी वजह से वो बना नहीं, फिर कंडीशंस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, तो ये सारी चीजों की वजह से डैम का काम अटका हुआ था। अभी एक नया कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश हुआ है जिसका नाम है विद्युत हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, VHDCL। ये कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश हुआ है जिसके अंदर 75% स्टेक यूनियन गवर्नमेंट का है और 25% स्टेक स्टेट गवर्नमेंट का है। और अभी ये जो कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश हुआ है ये सारे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देगी। डैम कंस्ट्रक्शन का हो गया, फिर हाइड्रो पावर प्लांट का हो गया, ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स है ये सारे प्रोजेक्ट्स पर कौन ध्यान देगा, ये कॉर्पोरेशन ध्यान देगी। चलिए, नाउ लेट्स बिगिन विद द प्रॉपर क्वेश्चन। यहाँ पे अभी क्या दिया है, द विद्युत डैम इज अ 260.61 मीटर मल्टीपर्पज हाई रॉक एंड अर्थ फिलिंग एम्बार्कमेंट डैम ऑन द कराका रिवर नियर चापला टाउन। इट्स लेंथ इज 574.85 एंड विथ इज एंड बेस इज दिस। तो यहाँ पे पूरा डायमेंशन दिया है कि कितना बड़ा ये डैम होने वाला है। द डैम क्रिएट्स अ रिजर्वॉयर ऑफ 4 क्यूबिक किलोमीटर्स विच इज 32 लाख एकर्स फीट। तो इतना वो लोग को एक रिजर्वॉयर चाहिएगा जिसके अंदर पहले पानी भरेंगे, उसके बाद प्रॉपरली डैम फंक्शनल होगा। अभी आगे क्या दिया है, दी 1000 मेगावाट ऑफ विद्युत हाइड्रो पावर प्लांट was commissioned in 2007 and 8 as a multi-purpose project with variable speed features which can optimize the round trip efficiency around varying water levels in its reservoir। तो यहाँ पे एक इनोवेशन वो लोग ने किया है कि वो लोग ने एक ऐसा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिससे वेरिएबल स्पीड का फीचर मिल रहा है। तो इससे हम एफिशिएंसी अचीव कर पाएंगे हमारे वाटर लेवल्स में, जिससे हमारा कॉस्ट सेविंग होगा। तो ये किस में जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट सेविंग हो रहा है, एफिशिएंसी अचीव हो रही है। Power is distributed to 10 northern states of the said country. This complex will afford irrigation to an area of 2,71,131 hectares, irrigation stabilization to an area of this much। तो ये क्या करने वाला है, ये एक तो 10 नॉर्थन स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, ऊपर से इरिगेशन के लिए पानी भी प्रोवाइड करेगा और इरिगेशन स्टेबिलाईजेशन भी प्रोवाइड करेगा। तो ये जो सेकंड थर्ड लाइंस थे ये किसके रिलेटेड है, ये सोशल के रिलेटेड है, ये पीपल के लिए यहाँ पे अगर डैम बनता है तो ये अच्छी चीजें हो रही है। लेट्स रीड अहेड। और यहाँ पे क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर भी मिलेगा, 1.2 मिलियन गैलन्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर 4 मिलियन पीपल इन द नेबरिंग स्टेट, अपार्ट फ्रॉम 108 मिलियन गैलन्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अराउंड 3 मिलियन पीपल ऑफ द कंसर्न होम स्टेट। तो यहाँ पे अगर ये डैम बनता है तो इतना ड्रिंकिंग वाटर भी मिलेगा नेबरिंग स्टेट्स को भी और पूरे होम स्टेट को भी। ड्यू टू रेगुलेटेड रिलीजेस फ्रॉम द विद्युत स्टोरेज रिजर्वॉयर, द एग्जिस्टिंग डाउनस्ट्रीम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो बेनिफिटेड बाय वे ऑफ एन ऑगमेंटेशन इन जनरेशन ऑफ नो एडिशनल कॉस्ट टू देम। अगर ये डैम बनता है तो उनके जो दूसरे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसमें भी यहाँ पे हेल्प होगा, तो ये भी एक अच्छी चीज है। कंसर्न्ड होम स्टेट also gets 15% of generated power as free
The total expenditure for this project was 1 billion. Since 7-8, which was the first year of operation, VHDCL has been a profit making company. तो ये profit पे classify हो गया कि उनका इतना खर्चा हुआ and still it is a profit making company. उन्हें 15% of the power जो है वो यहाँ से free मिल रहा है, तो ये profit में हमने classify किया. तो ऊपर का ये जो पैराग्राफ था, यहाँ पे कुछ चीजें प्रॉफिट के लिए रिलेटेड थी और कुछ चीजें सोसाइटी के लिए रिलेटेड थी जो वो लोग ने अच्छी की, जैसे इरिगेशन दिया, फिर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया, इरिगेशन स्टेबिलाईजेशन प्रोवाइड किया, फिर पावर जो हाइड्रो पावर प्लांट उनका बन रहा है उसके लिए भी ये डैम हेल्पफुल होगा. तो ये सारे सोसाइटी के लिए अच्छी चीज है. लेट्स रीड अहेड. द विद्युत डैम has been the object of protest by environmental organization and local people of the region. Q. The protest was against the displacement of town inhabitants and environmental consequences of weak ecosystem. We don't want the dam. The dam is mountains end was a prominent slogan. तो यहाँ पे कुछ लोगों ने कंप्लेन किया, कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमें ये डैम नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए? लेट्स रीड. The reallocation of nearly 1.5 lakh people or maybe even more for the area that had been protracted legal battles over resettlement rights and ultimately resulted in project delayed completion despite the fact that land acquisition was started in 1980. 1980 से लैंड एक्वायर हो रहा था, लेकिन जो जगह पे डैम बनाना था वहां पे लोग रह रहे थे, तो 1.5 लाख पीपल को वहां से शिफ्ट करके कहीं और उन्हें जगह देनी थी. इसकी वजह से यहाँ पे पीपल प्रोटेस्ट कर रहे थे. तो ये एक पॉइंट है विच इज रिलेटेड टू पीपल जो अच्छा नहीं है. दिस इज अगेंस्ट द पीपल. ऊपर जो हमने देखा दैट वाज इन फेवर ऑफ सोसाइटी. यहाँ पे हमने ये जो पॉइंट्स देखे दिस आर अगेंस्ट द सोसाइटी कि यहाँ पे पीपल को रिप्लेस उन्हें रिलोकेट होना पड़ रहा है जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही है. There is no master plan for rehabilitation. गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा मास्टर प्लान नहीं है रिहेबिलिटेशन का जिसकी वजह से पीपल को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है. Not even a clear estimate of number of people affected. According to the 2003 status report of the Public Work Department of Chapla Town, the dam replaced 15,550 families. तो यहाँ पे 15,000 families को replace होना पड़ा, उन्हें कहीं और जाना पड़ा. This estimate excludes large number of people who have lost their land but have not been officially recognized as project affected. कितने सारे ऐसे families और लोग थे जिन्हें land मिला ही नहीं, लेकिन they are not recognized as project affected. उनकी जगह भी चली गई और उन्हें गवर्नमेंट के पास से कुछ मिला ही नहीं. तो दिस इज अगेंस्ट द सोसाइटी. तो अगर ये डैम बना रहे हैं तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं जो उन्हें पसंद नहीं आ रही है. Among those officially recognized, allotted with land of poor quality with multiple ownership claims. जो लोगों उन्होंने लैंड दिया वो भी पुअर क्वालिटी का दिया और ऊपर से मल्टीपल ओनरशिप क्लेम है. मैं भी बोल रहा हूं मेरा लैंड है, वो बंदा भी बोल रहा है मेरा लैंड है, तो मल्टीपल ओनरशिप क्लेम्स है. तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे पीपल को. डैम बना उसकी वजह से, और प्रीवियसली भी जब डैम कंस्ट्रक्ट हुआ था तभी ये सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, इसीलिए यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट टू near to the year 2006, while filling the reservoir that has led to the reduced flow of Karaka river water from normal 1000 cubic feet to mere 220 cubic feet. अभी 2006 तक डैम बन गया. अभी डैम बनने के बाद रिजर्वायर है, उसमें पानी फिल करना पड़ेगा तभी जाके डैम फंक्शनल होगा. तो अगर वहां पे हमें पानी फिल करना है तो रिवर में से पानी उठाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से रिवर का जो फ्लो है वो कम हो रहा है. तो यहाँ पे जो वो लोग का रिवर था करका रिवर, उसका जो फ्लो था दैट वाज नॉर्मल 1000 क्यूबिक फीट, उसकी जगह हो गया 220 क्यूबिक फीट. तो ये एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, तो एनवायरमेंट के लिए अच्छी चीज नहीं है. द रिडक्शन has been central to local protest against the dam since Karaka river is considered as a sacred river whose water are crucial to religious belief. तो since this is a religious river, spiritual river है, इसकी वजह से उसका पानी अगर हम रिजर्वायर में डाल रहे हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है. लेट्स रीड है. तो ये सारे एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, ये प्लैनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम थे, तो ये सब हम वहां पे क्लासिफाई करेंगे. ओल्ड चापला टाउन शिफ्टेड एंड नेम्ड एज न्यू चापला टाउन. ये चापला जो भी आप अनाउंस कर देना. ओल्ड चापला टाउन इज नेम्ड एज न्यू चापला टाउन विथ अ सेमी अल्ट्रा मॉडर्न हिल स्टेशन एट अ हाइट ऑफ 1055 समथिंग मीटर्स पे ये हिल दिए. तो यहाँ पे अभी ये अच्छी चीज है, ये अगर डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो सोसाइटी के लिए अच्छी चीजें कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? जो बंदे वहां पे रह रहे थे उनके लिए वो लोग एक नया चपला टाउन क्रिएट कर रहे हैं जो एक हिल स्टेशन पर है, तो एक अच्छा टूरिज्म स्पॉट मिलेगा, तो वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, वहां पे रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, तो लोगों के लिए एज सच काम बढ़ जाएगा क्योंकि उन्हें जहां पे रहने भेज रहे हैं वो एक हिल स्टेशन है. वहां पे बेटर रोड नेटवर्क्स एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज शिफ्टेड टू न्यू चपला टाउन विच वाज अर्लियर 65 किलोमीटर अवे फ्रॉम चपला. तो यहाँ पे अगर नया डैम बन रहा है तो कुछ चीजें विच आर अगेंस्ट द सोसाइटी, लेकिन यहाँ पे ये चीजें विच आर इन फेवर ऑफ सोसाइटी. उन्हें एक तो अच्छा टाउन मिल रहा है, हिल स्टेशन पे मिल रहा है, बेटर रोड नेटवर्क है, फिर डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो पहले 65 किलोमीटर दूर था, अभी तो वो लोग के उन्हीं के टाउन में आ रहा है, तो उनके कोई क्वेरीज हुए, प्रॉब्लम्स हुए तो डायरेक्टली वो हेडक्वार्टर के पास वहीं पे जा सकते थे, पहले उन्हें उतना ट्रैवल करके जाना पड़ता था. फिर एनसीटी इज इक्विप्ड विद बेटर हेल्थ, गॉट 80
modern bed hospital and 25 bed hospital in Old Chalpana, and also got 5 primary health centers with additional 75 bed facility in total. तो उनका जो ओल्ड चपला था वहां पे सिर्फ 25 बेड का हॉस्पिटल था, लेकिन ये नए टाउन में उन्हें 80 बेड का मॉडर्न हॉस्पिटल दिया, तो ये भी एक अच्छी चीज है। ऊपर से उनको 5 हेल्थ केयर सेंटर्स दिए विद 75 बेड फैसिलिटी, तो और एक ये भी यहाँ पे अच्छी चीज वो लोग ने सोसाइटी के लिए की है अगर वो लोग डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो। उसके बाद एजुकेशनल फैसिलिटीज, हॉस्टल फैसिलिटी ऑफ 900 स्टूडेंट, डिग्री कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कैंपस विच कैन अकोमोडेट 440 रेसिडेंशियल स्टूडेंट्स एंड अगेंस्ट 1 इंटर कॉलेज इन ओल्ड चपला 5 इंटर कॉलेजेस वर एस्टैब्लिश्ड। तो यहाँ पे वो लोग ने तो हॉस्टल क्रिएट किया जहाँ पे 900 स्टूडेंट रह सकते, 440 स्टूडेंट डिग्री कॉलेज कर सकते थे। ओल्ड चपला टाउन में एक ही इंटर कॉलेज था, यहाँ पे वो लोग ने 5 इंटर कॉलेजेस ऐसे एस्टैब्लिश किए जहाँ पे लोग पढ़ सकते, विच आर नियर टू द विलेज। दिस ऑल इज डन एट प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लिया है, जो डैम का कॉस्ट है उसी के अंदर वो लोग इतना सारा सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो लोग का जो सोशल बॉटम लाइन है, पीपल के लिए उन्हें जो काम करना चाहिए वो यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद इन एडिशन टू द ह्यूमन राइट्स कंसर्न, द प्रोजेक्ट हैज सपोर्ट कंसर्न्स अबाउट द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लोकेटिंग सच लार्ज डैम इन द फ्रेजाइल इकोसिस्टम ऑफ foothills of Great Mountain Range. There are further concerns regarding dam's geological stability. The Vidyut Dam is in a major geological fault zone. अभी एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ हार्मफुल चीजें हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो लोग का जो डैम कंस्ट्रक्ट हुआ है वो जियोलॉजिकली एक फॉल्टी जोन में है, वहां पे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। द रीजन इज अ साइट ऑफ 6.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन सितंबर 1992 में यहाँ पे 6.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ है, डैम प्रोपोनेंट्स claim that the complex is designed to withstand the earthquake of 8.4 magnitude. अभी वो लोग ने जो डैम बनाया है वो 8.4 मैग्नीट्यूड तक का अर्थक्वेक झेल सकता है, लेकिन ये जो सेस्मोलॉजिस्ट है they say that earthquake with a magnitude of 8.5 or more could occur in this region. तो अगर अर्थक्वेक आता है तो ये जो डैम है वो अर्थक्वेक प्रोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8.4 तक की वो मैग्नीट्यूड ले सकता है, लेकिन यहाँ पे जो अर्थक्वेक आएगा वो शायद 8.5 से ज्यादा तक के मैग्नीट्यूड का आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, सच एज यहाँ पे वो लोग ने वही दिया है कि अगर वो अर्थक्वेक आया और डैम अगर उतना झेल नहीं पाया तो पॉपुलेशन के लिए भी हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि आजू बाजू नियरली 500,000 ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टेइंग। In spite of the concerns and protestations, operation of Vidyut Dam continue and is completed. इतने सारे जितने भी कितने भी concerns थे, प्रोटेस्ट था, ये सबके बावजूद भी पूरा जो डैम का कंस्ट्रक्शन था वो तो अभी हो गया है। बट VHDCL was aware of these and tried to respond it in a constructive way. उन्हें पता था कि यहाँ पे प्रोटेस्ट होने वाला है। ये सारी चीजें, कुछ चीजें थी जो एनवायरमेंट के फेवर में नहीं थी, कुछ चीजें सोसाइटी के फेवर में नहीं थी, इसीलिए वो लोग ने ऐसे कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लिए, वो लोग ने ऐसी अच्छी चीजें की ताकि जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो भी शांत हो जाए और लोगों को जितने भी डिसएडवांटेजेस हुए हैं उसको एक बेनिफिटेड वे में वापस दे सके, कुछ अच्छे फैसिलिटीज प्रोवाइड करके उन्हें वापस दे सके, तो पीपल देयर विल ऑल्सो बी हैप्पी। तो वो लोग ने क्या किया, they started a CSR initiative under the name VHDC सहिद्रा, और वो लोग क्या है, सहृदया, तो ये सहृदया VHDC सहृदया के नाम पे वो लोग ने यहाँ पे स्टार्ट किया CSR इनिशिएटिव। और ये CSR इनिशिएटिव क्या प्रोवाइड करता है, तो इट प्रोवाइड शिक्षा यानी एजुकेशनल डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, इट्स प्रोवाइड स्वास्थ्य यानी हेल्थ आपका अच्छा रखता है, अच्छे ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है, फिर निपुण यानी स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लेता है, फिर उन्नति यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है, यानी योग यानी योगा और एक्सेट्रा एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स लेता है, फिर सृष्टि यानी एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें वो लोग ने वहां पे की ताकि पीपल विल बी हैप्पी, ये सारे CSR इनिशिएटिव्स वो लोग ने वहां पे लिए। आउट ऑफ दिस VHDC सृष्टि, ये जो एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स थे उसके कुछ स्पेशल मेंशंस है। Environmental focused initiative is working with 3 objectives: soil, water and green energy conservation, technological promotion and environment protection. तो soil water consumption कर रहा है, green energy promote कर रहा है, technological developments ला रहा है, environment को protect कर रहा है। तो ये सारी चीजें वो लोग environment को ध्यान में रख के कर रहे हैं ताकि ऊपर जितना environment को डैमेज हुआ है उतना वो सारा यहाँ पे compensate हो सके। To conserve soil and water, VHDCL is working on water harvesting and water harvesting tanks were installed in the project affected villages. Through these activities, beneficiaries were able to store almost 9 lakh liters of rainwater during monsoon. Since डैम बन रहा है तो रिवर में से बहुत सारा पानी रिजर्वायर के लिए चाहिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कॉर्पोरेशन है उसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स बना दिए, जिससे क्या हुआ, बहुत सारा वाटर वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में स्टोर हुआ, तो विलेजर्स को वाटर के लिए कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। In addition,
VHDCL is under the program installed more than 730 LED solar street lights and more than 180 LED based solar high mast lights in their towns. तो यहाँ पे उन्होंने सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी लगा दिए ताकि पीपल को लाइट इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम ना हो. Moreover, to promote plantation of different fruit, fodder and medicinal plants, it planted close to 2,70,000 trees. तो यहाँ पे वो लोग ने ट्रीज भी प्लांट करके दी, तो आपका जो एनवायरमेंट है आजू बाजू का वो भी अच्छा हो. तो एनवायरमेंट के लिए भी वो लोग ने इतनी सारी चीजें की. और ऊपर हमने देखा वो CSR इनिशिएटिव में योगा, हेल्थ, फिर शिक्षण, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें वो लोग ने सोसाइटी के लिए की. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो लोग ने सोसाइटी के लिए भी काम किया और वो लोग ने अर्थ, प्लैनेट, एनवायरमेंट के लिए भी काम किया है. फिर हमें दिया है कि ये जो कॉर्पोरेशन है उसने बहुत सारे अवार्ड्स यहाँ पे जीते हैं. ट्रेनिंग एंड एक्सीलेंस का अवार्ड जीता है, लीडरशिप का अवार्ड जीता है, CSR का अवार्ड जीता है, ऐसे बहुत सारे और सर्टिफिकेशंस भी मिले. क्वालिटी का सर्टिफिकेशन है, एनवायरमेंट का सर्टिफिकेशन है, हेल्थ का सर्टिफिकेशन है. तो ये सारी चीजें हमने ऊपर पूरे क्वेश्चन में देखी कि एक डैम बन रहा था तो इतनी सारी अगेंस्ट दी पीपल एंड एनवायरमेंट थी और इतनी सारी चीजें इन फेवर ऑफ पीपल एंड एनवायरमेंट थी. तो अभी हमें पूछा क्या है, 15 मिनट हमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में गया. चलिए लेट्स सी व्हाट इज आस्क्ड. As a part of policy initiative, if VHDCL is willing to implement triple bottom line reporting initiative, then advise the management regarding dimensions of triple bottom line and what are the perspectives composed by different dimensions of TBL. Also enumerate the challenges, expected benefits and initiatives under each dimension. तो हमें क्या बताना है भाई, कौन से चैलेंजेस ये लोग ने फेस किए हर एक बॉटम लाइन में, वो लोग के कौन से एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स थे हर एक बॉटम लाइन में, और वो लोग ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए हर एक बॉटम लाइन में, वो हमें यहाँ पे बताओ. चलिए लेट्स रीड द क्वेश्चन, अरे लेट्स रीड द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या है, ब्रिटिश बिजनेस ऑथर जॉन बर्ट एल्गिंटन इन द ईयर 1994 कॉइन्ड द टर्म TBL. ये TBL का टर्म इसने दिया, ट्रिपल बॉटम लाइन का. एवरी बिजनेस नीड्स टू बी सस्टेनेबल रादर देन बीइंग प्रॉफिटेबल. ये मैंने आपको कहा था, कभी भी नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स के क्वेश्चन लिखते हो तो ये लाइन ऊपर छाप देना कि बिजनेस को प्रॉफिटेबल तो होना है लेकिन प्रॉफिटेबल के साथ साथ उसे सस्टेनेबल भी होना है. A business is said to be sustainable when the management makes sustainable business decision. In order to consider sustainability of business decisions, there are three bottom lines: people, planet, profit, also known as triple bottom line, instead of single bottom line, that is profit. Here it shows a strong commitment towards CSR. उसे बहुत सारे सर्टिफिकेशंस भी मिले, hence we can consider कि भाई ये ट्रिपल बॉटम लाइन कंसिडर करता है. आइए अभी हम जितने भी ये ट्रिपल बॉटम लाइन के डायमेंशंस है, प्रॉफिट, पीपल और एनवायरमेंट, उसे एक एक करके समझाते हैं. सबसे पहला वो लोग ने दिया है पीपल, यानी सोशल इक्विटी बॉटम लाइन. इसके रिलेटेड वो लोग ने क्या दिया है, तो यहाँ पे सोसाइटी को हार्मफुल चीजें कौन सी हो रही है, तो ये पूरा पैराग्राफ वो लोग ने यहाँ पे लिख दिया. हमने देखा था ना कि वो रिजर्वर का पानी कम हो गया था, फिर ये 15,000 फैमिली को शिफ्ट होना पड़ा, उसमें भी शिफ्ट हुआ तो बहुत लोगों को ओनरशिप के प्रॉब्लम थे, बहुत लोगों को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया अफेक्टेड. तो ये सारे चैलेंजेस थे. उसके बाद हमने क्या लिखना है, हमें लिखना है कि कौन से एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स थे. तो बेनिफिट्स क्या क्या थे, तो एक तो उन्हें हिल स्टेशन में घर मिला जिसकी वजह से वहां पे टूरिज्म प्रमोट होगा, एम्प्लॉयमेंट प्रमोट होगा. दूसरा, बेटर रोड नेटवर्क्स मिला, फिर उनका डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर वहां पे ही आ गया. फिर हेल्थ फैसिलिटीज उनको वहां पे अच्छी मिल रही है, अच्छे हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन फैसिलिटीज उनको वहां पे अच्छी मिल रही है, नए स्कूल्स, डिग्री कॉलेजेस वहां पे स्टैब्लिश हुए. तो ये सारी चीजें जो उनको वहां पे बेनिफिट मिल रहा है. और यहाँ पे क्या दिया है, और वो लोग ने कि दूसरा सोशली बेनिफिट क्या हो रहा है, तो अगर डैम बन रहा है तो वो लोग ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, नियर बाई 10 नेबरिंग स्टेट्स को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं. फिर कुछ 108 मिलियन गैलन्स, 162 मिलियन गैलन्स का वाटर पर डे वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये सारे बेनिफिट्स है जो वो लोग ने सोसाइटी को दिए. आई होप क्लियर है. देखो मैं आंसर नहीं पढ़ रहा क्योंकि आंसर में वो लोग ने सेम चीजें वापस लिखी है कि ये चैलेंजेस थे और ये बेनिफिट्स थे. अभी प्लैनेट के बारे में देखते हैं. तो प्लैनेट यानी एनवायरमेंटल बॉटम लाइन. एनवायरमेंटल बॉटम लाइन में कौन से चैलेंजेस थे, तो यहाँ पे वो लोग ने जो मेन चैलेंज वो लोग का दिया था वो था कि उनका जो पूरा डैम बन रहा था वो जियोलॉजिकली फॉल्टी रीजन में बन रहा था. वहां पे जो मैग्नीट्यूड था अर्थक्वेक का वो ले नहीं पा रहा था. तो ये एक बड़ा चैलेंज है. लेकिन ये चैलेंज के सामने कौन से बेनिफिट्स वो लोग दे रहे, तो वो लोग ने यहाँ पे क्या किया है कि वो लोग जो पानी उठा रहे रिजर्वायर में से, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार डैम भर जाएगा फिर तो रिजर्वायर का पानी वापस रिस्टोर हो जाएगा. तो वो एक बेनिफिट है. दूसरा, वो लोग ने तब तक के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिया, तो वो एक बेनिफिट है. फिर वो लोग ने, हमने देखा कि एलईडी लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स एलईडी लगा दिए, तो वो लोग ने एनवायरमेंट के लिए बेनिफिट किया कि सोलर लाइट्स यूज किए ताकि इलेक्ट्रिसिटी का भी वेस्टेज ना हो. फिर वो लोग ने बहुत सारे प्लांट्स, रफली कुछ 2,70,000 से ज्यादा प्लांट्स, फ्रूट्स, फॉडर्स, मेडिसिनल प्लांट्स वहां पे लगाए. तो ये सारी चीजें अच्छी है, वो लोग ने एनवायरमेंट के लिए की है. तो ये सारे बेनिफिट्स. अभी प्रॉफिट, इकोनॉमिक बॉटम लाइन में अगर देखें तो प्रॉफिट में वो लोग के कौन से चैलेंजेस थे, तो प्रॉफिट में एक तो सबसे बड़ा चैलेंज था, ऊपर के वो लोग ने 2 पैराग्राफ में दिया है कि ये प्रोडक्ट डिले हो रहा था.
ये प्रोजेक्ट्स बहुत डिले हो रहा था ड्यू टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ड्यू टू टेक्निकल फेलियर। तो ये सारे उनके प्रॉफिट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, इसकी वजह से उनका खर्चा ज्यादा हो रहा था। लेकिन एक अच्छी बात थी कि अभी ये कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश हो गया जिसके अंदर 75% स्टेक गवर्नमेंट का है और 25% स्टेक स्टेट गवर्नमेंट का है। और ये लोग ने बहुत सारे प्रॉफिटेबल इनिशिएटिव लिए, जैसे वो लोग ने एक ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ये स्पीड ऑप्टिमाइज करने के लिए एक पूरा प्लांट ऐसा बनाया था जिसकी वजह से एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही थी रिजर्वॉयर में। पानी की आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, कितना पानी चाहिए नहीं चाहिए, तो ये एक अच्छी चीज वो लोग ने की है। दूसरे बेनिफिट्स क्या है जो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, एक तो इट इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी, तो यहाँ पे वो लोग ने वही दिया है कि इतना वो लोग जनरेट कर पा रहे पावर एंड वाटर, तो वो एक प्रॉफिटेबल है। दूसरा 15% ऑफ द पावर वो लोग को फ्री मिल रहा था, तो उतना वो लोग का कॉस्ट सेविंग होगा, तो उतना वो लोग प्रॉफिटेबल है। तीसरा वो लोग ने दिया है कि यहाँ पे वो लोग इरिगेशन प्रोवाइड कर पा रहे इतने सारे लोगों को, कुछ इरिगेशन स्टेबिलाईजेशन भी प्रोवाइड कर पा रहे और इरिगेशन के लिए कुछ एरिया लैंड में वाटर भी प्रोवाइड कर पा रहे, तो इतना वो लोग को इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पे अच्छे क्रॉप्स बनेंगे तो पीपल वुड बी एबल टू सेल दैट, और अगर वो सेल करेंगे तो उन्हें वहां से रेवेन्यू मिलेगा। तो प्रॉफिट से रिलेटेड ये सारी चीजें वो लोग ने की है। तो कंक्लूड हम क्या कर रहे हैं? टू कंक्लूड, द प्रोजेक्ट लार्जली सीम सस्टेनेबल एज इट इज रनिंग इन प्रॉफिट एंड सिंस it was operational, leaving minimal and positive environmental footprints. Also it's pay back to the society with alternative better facilities and compensation. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ओवरऑल बेसिस पे प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है और वो लोग ने एनवायरमेंट को भी बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए बाद में, और पीपल को भी अच्छी फैसिलिटीज और अच्छा रहने के लिए पूरा हिल स्टेशन एक्सेट्रा दिया है। हेंस सोसाइटी के लिए भी उसने अच्छा किया है, एनवायरमेंट के लिए भी उसने अच्छा किया है और प्रॉफिट मेकिंग भी है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल है। तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस प्रोजेक्ट। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट, ये जो पूरा विद्युत डैम का जो क्वेश्चन था वो अच्छे से समझा है। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है, हमने सारी चीजों को क्लासिफाई किया है इनटू पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। चैलेंजेस क्या क्या थे और कौन से एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स थे जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए। तो यहाँ पे हमारा केस स्टडी नंबर 14 भी खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस स्टडी नंबर 15. इट इज ऑन नॉन फाइनेंशियल मेजर. लेट्स रीड द क्वेश्चन. द वर्ल्ड फेम ताज महल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर इन द सिटी ऑफ आगरा. Many of you would have visited Taj Mahal, so you would relate to this question. I relate to this question because this question was asked in my exam in my attempt. तो मैंने ये question लिखा था in SCMP paper. So now let's read the question. तो Taj Mahal is situated in Agra, known for its beautiful design, and it's counted as one of the 7 wonders of the world. The city attracts lot of tourists around the world. The tourism is one of the main source of livelihood for its residents. Consequently, cleanliness and maintenance of garden area within the Taj Mahal campus is of prime importance in order to sustain and develop this industry. It is a tourist destination, तो वहां पे आपके जो आजू बाजू के गार्डन्स है उससे क्लीन रखना becomes a necessity क्योंकि वहां पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं. The local government has recently employed a contractor to clean and maintain the garden area within the Taj Mahal campus. एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है. The contractor uses cleaning machines pulled by horses to avoid pollution. जो क्लीनिंग मशीन है वो वहां पे हॉर्स पुल करता है, ना कि कोई मशीन, so that pollution avoid हो. The contractor has been selected through an online competitive tendering bidding process. तो यहाँ पे bidding हुआ था और ऑनलाइन bidding के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट हुआ था. Majority of the litter comprises of plastic waste, for example bags, bottles, etc. While some portion also includes glass, aluminum can, paper, cardboard, etc. A detailed log is held by the contractor about the waste that has been cleaned, time taken for cleanup, number of horses used, etc. This log is checked and signed by the local government official. The record is used to process the payment at end of the month. तो एक लॉग मेंटेन होता है जहाँ पे सारी डिटेल्स होती है, कितना क्लीनिंग हुआ, कितने हॉर्सेस यूज हुए, कितना टाइम लगा, और ये सारा लॉग गवर्नमेंट चेक करती है इन द मंथ एंड और पेमेंट प्रोसेस कर देती है. इन एडिशन टू कॉन्ट्रैक्टिंग, the local government also placed bins at various locations within the campus for public to dispose their waste. इसके साथ साथ वो लोग ने डस्टबिन भी रखे बहुत सारी जगह पे जहां पे पब्लिक खुद ही अपना वेस्ट डाल सकती है. The नगर नियम्स वर्कर क्लीन दिस बिन्स एवरी मॉर्निंग. तो लोकल म्युनिसिपल वहां का जो गवर्नमेंट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो आके रोज ये बिन्स क्लीन करके जाता है. अगेन डिटेल्ड लॉग ऑफ मैन पावर एंड अदर रिसोर्सेज एम्प्लॉयड are kept by the respective department. ये डिपार्टमेंट भी अपना लॉग मेंटेन करती है. In addition, the government has started a mobile messaging system. वो लोग ने मोबाइल मैसेजिंग सिस्टम स्टार्ट किया है whereby the public can message the concerned department if they find anywhere
if they find litter anywhere in the campus, तो एक मोबाइल मैसेजिंग सिस्टम है, आपको कहीं पे भी लिटर दिखता है कैंपस में तो आप वो मैसेजिंग ऐप में डाल दो, तो वहां से फिर गवर्नमेंट उसके फर्दर एक्शंस लेंगे. डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज फ्रॉम ओवरफ्लोइंग बिन्स और स्कैटर्ड वेस्ट, द नगर नियम्स वर्कर विल टेक एक्शन टू क्लीन इट विद इन 12 आवर्स. तो आपको आसपास कहीं पे भी वेस्ट दिखता है तो आप वो ऐप में डाल दो, 12 आवर्स के अंदर ये जो नगर नियम है वहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो आके उसे क्लीन कर देगा. A detailed log of these operations is also maintained. Patrons can also suggest measures for improving cleanliness on above mentioned areas. आप वो ऐप में suggestions भी दे सकते हो कि हम ये cleanliness और कैसे improve कर सकते हैं. Let's read ahead. Due to its importance to the economy, the local government has allotted substantial budget for this operations. तो local government ने substantial budget ये पूरे activity के लिए दिया हुआ है. At the same time, it is essential to know if this is sufficient for the purpose of maintaining cleanliness at the campus. बजट तो दे दिया, लेकिन क्या ये बजट sufficient है to maintain the cleanliness? वो कैसे measure करेंगे? Therefore, government wants to assess whether the city is getting good value for money from its expenditure. The value for money concept can be looked at from 3 perspectives: economy, efficiency and effectiveness. कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको अगर उसका परफॉर्मेंस हमें एनालाइज करना हो तो एक जो फ्रेमवर्क है उसका नाम क्या है? वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क. और वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क कौन से प्रोस्पेक्टिव्स कंसीडर करता है, या फिर सॉरी कौन से पर्सपेक्टिव कंसीडर करता है? तो 3 पर्सपेक्टिव कंसीडर करता है. एक है इकोनॉमी, दूसरा है एफिशिएंसी, तीसरा है इफेक्टिवनेस. ये 3 फ्रेमवर्क, ये 3 पर्सपेक्टिव्स के ऊपर ये पूरा वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क बेस्ड है. The Internal Audit Department has been requested to undertake this study and has requested for the guidelines on whether audit should focus on economy and efficiency of Taj Mahal campus cleaning operation or on effectiveness of the same. एक ऑडिट टीम हायर किया है और ये लोग बोल रहे हैं कि ऑडिट टीम को इकोनॉमी और एफिशिएंसी पे फोकस देना चाहिए कि इफेक्टिवनेस पे फोकस देना चाहिए. Economy and efficiency audit assesses whether the same level of service can be procured at a lower cost. इकोनॉमी और एफिशिएंसी क्या बोलता है? लोअर कॉस्ट पे आप जितना भी एक्वायर कर रहे हो उतना एक्वायर करो, कॉस्ट कम करो, दैट इज इकोनॉमी, एंड एफिशिएंटली काम करो. वर्सेस इफेक्टिवनेस ऑडिट असेसेस वेदर बेटर सर्विसेज कैन बी प्रोक्योर्ड एट सेम कॉस्ट. इफेक्टिवनेस क्या है कि अभी जितना कॉस्ट इनकर कर रहे हो उतना तो करो, लेकिन उतने कॉस्ट में क्या हमें बेटर सर्विसेज मिल सकती है? कैन वी बी मोर इफेक्टिव? तो वो इफेक्टिवनेस का पार्ट है. तो हमें डिसाइड करना है, ऑडिट टीम को भी है उसे इकोनॉमी और एफिशिएंसी पे फोकस करना है कि इफेक्टिवनेस पे फोकस करना है कि तीनों पे फोकस करना है. Depending on the outcome of audit if required, policy discussions requesting for additional funding from the state government, alternate policy measures like levying penalty for littering etc. can be taken. अगर ऐसा लगा कि खर्चा कम पड़ रहा है तो हम गवर्नमेंट से फंडिंग लेंगे या फिर पेनल्टीज लगा देंगे अगर कोई ज्यादा लिटरिंग कर रहा है तो. पूछा क्या है? What is required? Let us read. Recommend guidelines to assess economy, efficiency and effectiveness of Taj Mahal and campus cleaning operation. तो ये पूरे ऑपरेशन में ऊपर हमने पढ़ा, उसमें क्या इकोनॉमिकली हुआ, क्या इफेक्टिवली हुआ, क्या एफिशिएंटली हुआ, वो हमें एक बार असेस करके बताओ. दूसरा, आइडेंटिफाई चैलेंजेस इन्वॉल्वड इन असेसमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस को मेजर करने में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वो हमें यहाँ पे बताओ. तीसरा हमें क्या पूछा है? रिकमेंड जनरल गाइडलाइंस हाउ द ऑडिट टीम में कंक्लूड ऑडिट बेस्ड ऑन द कंबाइंड आउटकम्स ऑफ इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. ऑडिट टीम अगर ऑडिट करने बैठती है तो उसे कंक्लूड करने के लिए कैसे, हाउ इट विल कंक्लूड बेस्ड ऑन द कंबाइंड आउटकम ऑफ इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, वो भी हमें बताओ कि ऑडिट टीम को कैसे क्या कंक्लूजन देने चाहिए. चलिए, तो सबसे पहले हम उन्हें असेस करते हैं कि भाई इकोनॉमी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, और वो तीनों के अंदर ये लोग के एक्टिविटीज कौन से है वो हम यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं. लेट्स रीड द सॉल्यूशन. इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर 3 डायमेंशंस ऑफ वैल्यू फॉर मनी. ये हमने पहले डिस्कस किया. Economy and efficiency audit of an operation focuses on consumption of resources and output achieved. Economy और efficiency किस पे फोकस करता है कि कितना रिसोर्स कंज्यूम हुआ वर्सेस हमें कितना आउटपुट मिला. Whereas effectiveness audit of an operation focuses on comparison of output achieved versus desired level of output. इकोनॉमी और एफिशिएंसी का फोकस करता है कि भाई हमें कितना आउटपुट मिला वर्सेस हमने कितने रिसोर्सेज कंज्यूम किए. दिस इज इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी. इफेक्टिवनेस किस पे फोकस करता है कि हमें कितना आउटपुट मिला वर्सेस हमने कितना सोचा था, व्हाट वाज डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट वर्सेस व्हाट इज आवर एक्चुअल आउटपुट. वो कंपेयर करके विल सी वेदर वी आर इफेक्टिव और वी आर नॉट. तो ये बेसिक मीनिंग हो गया तीनों का. लेट्स रीड वन बाय वन. व्हाट इज इकोनॉमी? द डायमेंशन ऑफ इकोनॉमी assesses financial aspect of the activity.
दैट इज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्टिविटी बीइंग अचीव्ड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। इकोनॉमी का मतलब क्या है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, यहाँ पे क्लीनिंग की एक्टिविटी है, तो क्लीनिंग के एक्टिविटी के जो जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या रीजनेबल कॉस्ट में अचीव हुए या नहीं हुए, उसका मतलब होता है इकोनॉमी। टू लुक एट इकोनॉमी ऑफ क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग operations, the cleaning expense needs to be bifurcated into different cost centers such as payment made to the contractor, expense of emptying the waste, फिर expense to make that mobile messaging system. At this stage, only competitive tendering process may be reviewed to ensure that contractor are getting the order, are offering the required quality of service at the lowest price. सिमिलर वे बिन्स आर प्रोक्योर्ड एट द लोअर पॉसिबल प्राइस एक्सेट्रा। अभी हम इकोनॉमी कैसे असेस कर रहे हैं, तो हमने बिडिंग किया था, तो जिसका सबसे कम बिडिंग आया रहेगा उसे हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया रहेगा। तो अभी हमें क्या देखना है कि भाई हमने जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो सबसे प्राइस कम चार्ज कर रहा है, इसे उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो नाउ यू नीड टू सी कि क्या हमें एक्चुअली जो क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए था वो हमें मिल रहा है। अगर वो हमें उतने लोअर कॉस्ट में मिल रहा है देन अवर वर्क इज डन, वी हैव अचीव्ड इकोनॉमी के रीजनेबल कॉस्ट पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं। सिमिलरली आपके बिन्स का क्लीनिंग कॉस्ट कितना हो रहा है, वो भी अगर लोएस्ट कॉस्ट पे आपके बिन्स क्लीन हो रहे हैं तो आपका काम हो गया, इकोनॉमी आपने अचीव कर लिया। फर्दर सब कैटेगरीज ऑफ दिस एक्सपेंस इनटू कॉस्ट हेड सच एज लेबर, मटेरियल, डिस्पोजेबल व्हेन एक्सपेंस कैन आल्सो बी कोलेटेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड। जो लॉग्स मेंटेन कर रहे हैं उसमें से यू कैन सी लेबर का खर्चा कितना है, मटेरियल का कितना खर्चा कर रहे हो, वो हिसाब से आप ये सारे खर्चेस भी देख सकते हो कि इसमें कुछ कम कर सकते हैं तो वो भी आप करो। देन आफ्टरवर्ड्स these shall be compared with the budget and approved by the local government of Agra। लास्ट में आपको क्या करना है, आपने जितना खर्चा किया है वर्सेस गवर्नमेंट ने कितना खर्चा हमें अप्रूव करने के लिए दिया था, हमें कितना अप्रूव करके दिया था कि इतना खर्चा आप कर सकते हो, उससे आप कंपेयर करो। अगर आपका बजट से एक्चुअल मैच हो रहा है दैट मीन्स यू आर इकोनॉमिकल। अगर आपको बजट दिया है उससे आपने ज्यादा खर्चा किया है दैट मीन्स यू हैवंट फंक्शनड इकोनॉमिकली, यू हैव फंक्शनड नॉन इकोनॉमिकली, दैट इज यू आर नॉट एफिशिएंट। और अगर आपने बजट से कम में आपका काम किया है दैट मीन्स श्योरली यू आर इकोनॉमिकल आल्सो एंड यू आर एफिशिएंट आल्सो। तो ये पूरे पैराग्राफ में वही दिया है कि अगर ऑन कंपैरिजन इफ फाउंड दैट कॉस्ट इनकर्ड बाय आगरा लोकल गवर्नमेंट इज मोर देन क्लीनिंग ऑपरेशंस आर सेड टू बी नॉन इकोनॉमिकल एंड दीज मे नॉट बी एफिशिएंट टू। अगर आपने ज्यादा खर्चा किया है बजट से दैट मीन्स यू आर नॉन इकोनॉमिकल एंड यू आर आल्सो नॉट एफिशिएंट। अभी एफिशिएंसी का मतलब क्या है, तो एफिशिएंसी असेसेस द वॉल्यूम ऑफ इनपुट कंज्यूम्ड टू डिराइव द डिजायर्ड आउटपुट। डिजायर्ड आउटपुट के लिए आपने कितना इनपुट कंज्यूम किया उसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी। कम इनपुट लेके ज्यादा आउटपुट निकालो, कम इनपुट लेके ज्यादा आउटपुट निकालो, उसे हम कहते हैं एफिशिएंट। अगर आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई करते हो दैट मींस यू आर एफिशिएंट। तो reduce your volume of input and increase your volume of output, तभी हम बोलेंगे कि you have achieved efficiency. That is, are the resources and funds being consumed to get the maximum output? Optimally आप अपने resources को utilize करके maximum output निकाल सकते हो, तभी हम बोलेंगे कि आप efficient हो। Efficiency of cleaning and maintaining operations can be determined by checking the log records maintained by the cleaning operations। Efficiency कैसे चेक करेंगे, तो जो log records maintain करते हैं उसे आप चेक करो कि log records में भाई वो लोग कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वर्सेस कितना आउटपुट निकाल रहे हैं। For each of these services, the cost driver can be identified and certain matrix can be developed for analysis. For example, cost of cleaning per square meter of garden can be computed. Cost of emptying each bin can be computed. Cost to respond each call can be communicated. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, you can actually derive the cost drivers और cost driver के बेसिस पे आप एनालाइज करो कि कितना टाइम लग रहा है एक बिन को क्लीन करने में वर्सेस कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना टाइम जा रहा है एक पर स्क्वायर मीटर एरिया को क्लीन करने में वर्सेस कितना कॉस्ट जा रहा है। तो वही हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि इतना टाइम जा रहा है वर्सेस इतना कॉस्ट जा रहा है और इतना हमें रिजल्ट मिल रहा है, तो आपको एफिशिएंसी मेजर करने मिलेगा। While analyzing these activities, certain operational considerations have to be given. For example, certain stretches and corners of the garden may take more time and resources to clean. यहाँ पे क्या दिया है, अभी आप जब ये एनालिसिस करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कोई ऐसा पर्टिकुलर पार्ट है, समझो अंदर एक रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट के बाहर का जो एरिया है वहां पे लिटर ऑब्वियसली ज्यादा होगा वर्सेस मॉन्यूमेंट है उसके आजू बाजू के एरिया में लिटर कम होगा। तो आप क्या करो, ऐसे कोई स्पेसिफिक एरियाज है जहां पे ज्यादा लिटर है जहां पे कम लिटर है, तो वो एक बार एनालाइज करो। थोड़े टाइम के लिए ट्रेंड एनालिसिस करो कि भाई कहां पे कितना इंफॉर्मेशन है, कहां पे कितना लिटर है, कहां पे इतना नहीं है, और ये सारा इंफॉर्मेशन जो आपको मिला है वो ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे आप देखो कि भाई हम कितने एफिशिएंट है और कितना नहीं है। फिर हम क्या कर सकते हैं, द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम मोबाइल मैसेजिंग सिस्टम शुड ऑल्सो बी इन्वेस्टिगेटेड। फ्रीक्वेंसी एंड द एरिया ऑफ कैंपस रिगार्डिंग विच कंप्लेंट्स आर फ्रीक्वेंट और मैक्सिमम। आप ये मोबाइल मैसेजिंग सिस्टम से भी देख सकते हो कि कैंपस के कौन से एरिया में ज्यादा कंप्लेंट्स आ रहे हैं, कौन से ऐसे एरिया जहां पे कम कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तो वो हिसाब से भी आप देख सकते हो कि हम कितने एफिशिएंट है और कितने नहीं है। तो वो हिसाब से आप आपके रिसोर्सेज भी वहां पे एम्प्लॉय कर सकते हो। तो
with this way you can check our efficiency. अभी effectiveness क्या है? As mentioned earlier, effectiveness of cleaning and maintaining operation would focus on how actual cleanliness of the garden area inside the campus compares with the desired level as laid out by the budget when allocated. जब भी बजट allocate किया था तभी हमने सोचा था कि इतना खर्चा करेंगे तो इतना cleanliness हमें मिलना चाहिए, तो क्या वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो हम assess करेंगे effectiveness में, to assess whether the performance has been met the target or no. To begin with, it should be clear as to what constitute litter. For an operational angle, it would be difficult to clean up every bit of dry leaf. अभी ये पैराग्राफ में क्या दिया है कि इफेक्टिवनेस एक तो मेंटेन मेजर करना ही डिफिकल्ट है. इफेक्टिवनेस इज अ सब्जेक्टिव टॉपिक. सबसे पहले तो आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि भाई लिटर क्या है. अगर आप बोलते हो कि जो ड्राई लीफ है जो ट्रीज में से गिर रहा है वो भी लिटर है, तो एवरी टाइम वो ड्राई लीफ क्लीन करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना. आप क्लीन करके जाओ वापस ड्राई लीफ गिरेगा. तो देन ये इफेक्टिवनेस मेंटेन करते वक्त आपको सबसे पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि भाई एग्जैक्टली लिटर क्या है, एग्जैक्टली लिटर क्या है. उसके बाद आपको इफेक्टिवनेस कैसे मेंटेन करोगे. यहां पे एक स्टेटमेंट दिया है, क्वांटिटी ऑफ वेस्ट कलेक्टेड वुड बी एन इंडिकेटर टू मेक द अबव असेसमेंट. अभी इफेक्टिवनेस के लिए कितना वेस्ट जमा हुआ है तो हम कितने इफेक्टिव है, तो ये सारे फैक्टर्स को, एक तो सब्जेक्टिव फैक्टर्स है उसको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई कितना क्वांटिटी वेस्ट हमने कलेक्ट किया तो हम बोलेंगे वी आर इफेक्टिव, कौन सा लिटर हमने कलेक्ट किया तो हम बोलेंगे वी आर इफेक्टिव. तो ये सारी चीजें डिफाइन करने के बाद आप उसे मेजर कर सकते हो. Certain other parameters like safety standard can also be defined. Safety problem could be cut from sharp objects like glass. Assessment is to be made whether these standards have been met. कई बार आप ग्लास का वेस्ट अगर पड़ा हो जिसकी वजह से किसी को लग रहा है तो देन यू आर नॉट इफेक्टिव. या फिर कोई बंदा जो कलेक्ट कर रहा है वेस्ट उसी को ग्लास लग रहा है, देन ऑल्सो यू आर नॉट इफेक्टिव इन योर एक्टिविटी. तो ये सारी चीजें भी हमें मेजर करनी है. For this, the primary source of information about cleanliness would be feedback from the patrons. ये जो आपके लोग आ रहे हैं उनसे आप फीडबैक कलेक्ट करो. आपका जो मोबाइल मैसेजिंग सिस्टम है ना वहां पे आप उनसे फीडबैक कलेक्ट करो. एक फॉर्म डालो जहां पे आप उन्हें पूछोगे आपको एक क्लीनलीनेस कैसा लग रहा है, फिर वो हिसाब से आप देख पाओगे कि भाई हम इफेक्टिव है या नहीं है. या फिर दूसरा आप क्या कर सकते हो, हमने कस्टमर को कहा है कि अगर आप कोई मैसेजिंग ऐप में डालते हो यहाँ पे लेटर है तो हम 12 आवर्स में क्लीन करेंगे. तो अगर आप वो 12 आवर्स में क्लीन कर देते हो तो आपको कस्टमर फीडबैक देगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई एग्जैक्टली कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ है. तो मोबाइल मैसेजिंग सिस्टम का आप यूज करके चेक कर सकते हो कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम इफेक्टिव है या नहीं है. Hence, observations by making surprise visit to inspect immediately after the cleaning operation would also provide sufficient evidence for effectiveness. और एक तरीका इफेक्टिवनेस चेक करने का क्या है, आप सरप्राइज विजिट्स लो. क्लीनिंग ऑपरेशन होने के बाद एक बार सरप्राइज विजिट ले लो तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितने इफेक्टिव है कितने नहीं है. दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा था, challenges involved in assessment of effectiveness. इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए, उसको असेस करने के लिए कौन से चैलेंजेस है वो हमें बताओ. तो सबसे पहला चैलेंज जो हमने कहा कि डिफाइन व्हाट कंस्टिट्यूट लिटर. कई लोगों के ड्राई लीफ भी लिटर है, कई लोगों के लिए सिर्फ ग्लास एक्सेट्रा वो सब लिटर है. तो सबसे पहला चैलेंज कौन सा है कि सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई एग्जैक्टली लिटर क्या है. दूसरा, एस्टेब्लिशिंग द टॉलरेंस लेवल ऑफ वेस्ट, दैट इज एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ क्लीनलीनेस. दिस इज ऑल्सो हाईली सब्जेक्टिव. कितना क्लीन दिखना इज सब्जेक्टिविटी, वो भी एक सब्जेक्टिव इश्यू है. कई लोगों को लगेगा कि पूरे ताजमहल में थोड़ा सा भी लिटर नहीं होना चाहिए, दैट इज क्लीनलीनेस. Someone will feel कि 90% अगर पार्क क्लीन है दैट मींस वी हैव अचीव्ड आवर इफेक्टिवनेस. तो ये एक दूसरा चैलेंज है कि टॉलरेंस लेवल, एक्सेप्टेबल लेवल से एस्टैब्लिश करना है. तीसरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग एंड व्हेन टू मेजर द इफेक्टिवनेस इज आल्सो डिफरेंट. कभी इफेक्टिवनेस मेजर करेंगे, यहां पे लिखा इट इज नॉट ऑब्वियस दैट क्लीनिंग विल नॉट बी सेट सेम लेवल थ्रू आउट द डे. सुबह अगर क्लीनिंग किया है तो सुबह अगर आप सरप्राइज विजिट लेते हो तो पूरा पार्क क्लीन दिखेगा. शाम को अगर आप जाते हो तो ऑब्वियसली लिटर बढ़ जाएगा. तो कौन से पार्ट ऑफ द डे में जाके इफेक्टिवनेस मेजर करने का वो भी एक चैलेंज है. फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ लिटर आउट ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल सच एज एनिमल्स और बर्ड्स ड्रॉपिंग, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ लिटर और इट शुड बी इग्नोर्ड व्हाइल कंसिडरिंग इफेक्टिवनेस. अभी कुछ ऐसे लिटर्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसको क्या हमें लिटर में क्लासिफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी एक चैलेंज है. लास्ट, इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस कैसे इंडिकेट करेंगे, तो दिस हैज टू बी अ कॉन्शियस सिविक सेंस ऑफ ड्यूटी नॉट टू लिटर, फेलिंग विच दिस इनिशिएटिव विल मोस्ट लाइकली टू बी इनइफेक्टिव. यानी एक तो लोगों को सिविक सेंस होनी चाहिए कि हमें यहां वहां पे लिटर नहीं फेंकना चाहिए. देयरफॉर व्हाइल मेजरिंग द परफॉर्मेंस फॉर इफेक्टिवनेस, कलेक्शन ऑफ मोर लिटर डज नॉट नेसेसरीली इंडिकेट इफेक्टिव ऑपरेशन. ये पैराग्राफ में क्या दिया है कि आपने ज्यादा लिटर कलेक्ट कर लिया दैट डजंट मीन यू आर इफेक्टिव. ज्यादा लिटर कलेक्ट किया मतलब लोग ज्यादा कचरा डाल रहे हैं, तो आइडियली यू शुड बी इफेक्टिव. उसका मतलब क्या
कि लोग ही कम कचरा कर रहे हैं, तो आइडियली यू शुड एडुकेट पीपल कि ज्यादा लिटर मत करो। ज्यादा लिटर कलेक्ट किया दैट डजंट मीन वी आर इफेक्टिव। हमने कम लिटर कलेक्ट किया दैट मीन्स लोगों ने कचरा कम किया है, तभी जाके वी कैन कंक्लूड कि हम इफेक्टिव है। तो इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिवनेस एक्चुअल में क्या है? लोग कम कचरा कर रहे हैं, यू आर एडुकेटिंग पीपल की कचरा कम करो, इसलिए हमने कम कचरा जमा किया, तब जाके हम इफेक्टिव हुए। ज्यादा कचरा कलेक्ट किया दैट डजंट मीन वी आर इफेक्टिव। चलो पार्क क्लीन हो गया, ज्यादा कचरा किया कलेक्ट किया तो, बट दैट डजंट मीन कि वी आर इफेक्टिव इन ट्रू सेंस। आइडियली इन ट्रू सेंस यू मस्ट एडुकेट पीपल टू रिड्यूस द वेस्ट so that less waste is generated and you are collecting less waste. That is when you are effective. लास्ट यहां पे क्या दिया है? अभी ये जो ऑडिट कमिटी है उसे हमें बताना है कि आपको एक कंक्लूसिव रिपोर्ट देना हो तो आप कैसे दे सकते हो तीनों आउटकम्स को कंसिडर करके। तो सबसे पहला है, हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लीनिंग ऑपरेशन बीन अचीव्ड एज पर गाइडलाइंस इन द रिलेवेंट पॉलिसी। सबसे पहले ऑडिट कमेटी को बोलो अपने रिपोर्ट में लिखो क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए, हमें जितना क्लीन करना था उतना क्लीन हुआ या नहीं हुआ है। अगर आंसर यस है इसका, देन आर द एक्सपेंसेस विद इन द बजट। अगर हमने हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं तो क्या हमने विद इन द बजट ये कॉस्ट, हमने विद इन द बजट पूरा क्लीनिंग एक्टिविटी किया है? अगर उसका भी आंसर यस है, दैट मीन्स वी हैव एक्चुअली अचीव्ड एफिशिएंसी एज वेल एज इकोनॉमी। हम इकोनॉमिकल भी है और हमने एफिशिएंटली जितना बजट था उसके अंदर हमारा काम कर लिया है। सिमिलरली अगर आपका एक कॉस्ट ओवर रन आप निकालते हो, आप देखते हो कि कितना खर्चा किया वर्सेस कितना क्लीनलीनेस हुआ, और आपने ऊपर इफेक्टिवनेस का पैरामीटर्स डिफाइन कर लिए हैं, तो वो पैरामीटर्स के बेसिस पे यू कैन ऑल्सो कंक्लूड कि हम इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर इफ द आंसर टू ए इज नो, अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव ही नहीं हुए दैट मीन्स हमारे ऑपरेशंस इफेक्टिव नहीं है। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स ही अचीव नहीं हुए दैट मीन्स हमारे ऑपरेशंस बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। अभी दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अगर हमने अचीव नहीं किया है हमारे ऑब्जेक्टिव्स तो कितने लेवल से नहीं किया है। अगर जो डिफरेंस है से 95% सक्सेस रेट अचीव किया है, 5% से हमने हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं किए। अगर छोटा डिफरेंस है तो कोई बात नहीं, यू कैन इग्नोर दैट। लेकिन अगर डिफरेंस बहुत बड़ा है, अगर हमारी इनइफेक्टिविटी इज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, देन तो फिर दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर ऐसा कुछ है तो आपको क्या करना पड़ेगा? द लोकल गवर्नमेंट हैज टू लुक फॉर अल्टरनेट सॉल्यूशंस फॉर टैकलिंग दिस प्रॉब्लम। दिस कुड इंक्लूड imposing heavy penalty for littering, requesting for additional funding from state government, etc. Therefore, it can be seen that achievement of one objective does not automatically lead to achievement of other objective. A holistic approach would be need to draw conclusion about performance of cleaning operation. Hence, एक ऑपरेशन में अगर आपने इकोनॉमिकल आप हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इफेक्टिव भी हो। आप इफेक्टिव हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इकोनॉमिकल हो या एफिशिएंट हो। सारे फैक्टर्स को साथ में हमें कंसीडर करके फिर हमें कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर था। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये तीनों फैक्टर्स में हमारे जो जो एक्सप्लेनेशंस थे और पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे समझाए। और उसके बाद हमने क्या किया? इफेक्टिवनेस मेजर करने के लिए कौन से चैलेंजेस होते हैं, इट्स अ सब्जेक्टिव टॉपिक, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे बताई। और उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने डिफाइन किया कि एक ऑडिटर को जब ये एक फाइनल ऑडिट रिपोर्ट देना हो तो ये तीनों आउटकम्स को कंसीडर करके वो कैसे कंक्लूजन्स फ्रेम करेगा। तो यहाँ पे हमारा केस स्टडी नंबर 15 भी खत्म होता है।